अभी जाओ, क्या ये थोड़ा जल्दी है? हुआन फैंग के शब्द जेन शुआई को एक लिंक दे ये बार की ओर इशारा करता है। ये वास्तव में थोड़ा पहले है। अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं पहले जाऊंगा, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, चलो, ऐसा लगता है कि तुम आशिक हो। मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगा, जेन शुआई ने कहा। उसके बाद वो भी जाने के लिए खड़ा हुआ, चला गया और उस सुंदरता के लिए एक सीटी भी बजाई। दोनों सीधे जेन शुआई के बार में पहुंचे। हुआन फैंग की कार को देखने के बाद जेन शुआई ने फिर से सीटी बजाई। उसकी आंखों में ईर्ष्या भरी हुई थी। ऐसी कार पुरुषों की पसंदीदा होती है। इसके अलावा जेन शुआई को खुद कारें पसंद है, इसलिए उसने हुआन फैंग को परेशान किया और हुआन फैंग से इसे उसके लिए चलाने के लिए कहा। हुआन फैंग के पास उसके साथ कार बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपकी कार वास्तव में अच्छी है, लेकिन आपने इस ब्रांड को कैसे नहीं देखा? आपने इसे कहां से खरीदा? इसकी कीमत कितनी है? जैसे ही वो बस से उतरा, जेन शुआई हुआन फैंग से कहने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसका चेहरा अब भी भावों से भरा हुआ था। मुझे नहीं पता कि इसे दूसरों से कहां से खरीदूं, हुआन फैंग ने लापरवाही से कहा। जेन शुआई स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं करती। हालांकि हुआन फैंग की उपस्थिति को देखकर वो स्पष्ट रूप से बुरे मूड में था, इसलिए उसने अधिक प्रश्न नहीं पूछे। इसके बजाय वो हुआन फैंग को सीधे बार में ले गया। बार में आना वाकई जल्दी है। बार में कोई मेहमान नहीं है, इसलिए वे सीधे निजी कमरे में चले गए। हालांकि यह अभी आधिकारिक व्यवसाय का समय नहीं है। जेन शुआई आखिरकार बार का मालिक है, जब चाहो आ जाना। ठीक है, मैंने कहा। भाई, तुम सच में आशिक तो नहीं होगे? निजी कमरे में जेन शुआई ने हुआन फैंग को शराब पकड़े हुए और एक समय में एक कप पीते हुए देखा। पानी पीने की तरह वो बिल्कुल भी नहीं रुका। वो परेशान हो गया। नहीं, मेरा मूड खराब है, हुआन फैंग रुके और जेन शुआई से कहा। प्यारा प्यार प्यारा है, मुझे ये स्वीकार करते हुए खेद है। जेन शुआई को इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एक महिला के लिए क्या आप इसके लायक हैं? कई अच्छी महिलाएं हैं, आप अकेले एक फूल से प्यार क्यों करते हैं? जेन शुआई को स्पष्ट रूप से नहीं पता है कि हुआन फैंग का खराब मूड क्यू निंगशुंग से संबंधित है। पहले जेन शुआई ने सोचा था कि हुआन फैंग और क्यू निंगशुंग एक जोड़ी थे। हालांकि सकल के लोगों ने कहा कि क्यू निंगशुंग अभी भी सिंगल है, इसलिए हुआन फैंग का प्यारा इस बार उसने क्यू निंगशुंग के बारे में नहीं सोचा। हुआन फैंग स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते थे, लेकिन जेन शुआई ने सोचा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए उन्होंने कहा, यहाँ और कुछ नहीं है, कई सुंदरियां हैं। यदि आप उन्हें यहाँ नहीं देख सकते हैं तो हम जाएंगे। बार खुलने के बाद बाहर हॉल में दो लोग मिलेंगे। दिलचस्पी नहीं है, हुआन फैंग ने कहा। नहीं, एक लड़की होने में बहुत मजा है और यह आपको दर्द भुला सकती है। ठीक है, यही बात है। जेन शुआई को इसकी परवाह नहीं है कि हुआन फैंग उससे सहमत है या नहीं, इसलिए वो निर्णय लेता है। उनकी राय में जब हुआन फैंग को एक नई लड़की मिलेगी तो वो स्वाभाविक रूप से प्रेमिका के दर्द को भूल जाएगा। आसमान गहरा होता जा रहा है, देर होने का समय हो रहा है और समृद्ध नाइट लाइफ वाले लोग मौज मस्ती करने के लिए बाहर आ रहे हैं। जेन शुआई के बार में अधिक से अधिक मेहमान हैं, वहाँ हर तरह के लोग हैं। बार अधिकाधिक जीवंत होता जा रहा है। इस समय हुआन फैंग कुछ समय से शराब पी रहा है। दरअसल वो लगभग नशे में है और उसे थोड़ा चक्कर आ रहा है। आज वो एक शराबी की तलाश में था, इसलिए उसने शराब को शरीर से बाहर निकालने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। सौभाग्य से उसका शराब पीना बुरा नहीं है, नहीं तो वो बेहोश हो जाता। हुआन फैंग, चलो फिलहाल इसे मत पियो। हम दो आदमियों के लिए अब तक पीना उबाऊ है। चलो हॉल में चलते हैं और देखते हैं, जेन शुआई ने हुआन फैंग से कहा। नहीं, मैं पीना चाहता हूँ, हुआन फैंग ने अपने लिए एक और कप डाला और अपनी आंखों में स्पष्ट रूप से कहा। मैं बाद में पीऊंगा और मैं बाद में पीऊंगा। आप देख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, सिर्फ पीना दिलचस्प नहीं है। जेन शुआई ने हुआन फैंग को ऊपर खींचा और कहा, चलो खेलने के लिए हॉल में चलते हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 820 तुलना आकर्षण। जियो, आज इस जगह के बारे में क्या ख्याल है? बार के दरवाजे पर कुछ युवा और खूबसूरत सुंदरियां अंदर आईं। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, खासकर उन लोगों का जो सुंदरता की तलाश में बार में आए थे और चमकती आंखों से उसे देख रहे थे। बार में टहल रही छोटी स्कर्ट वाली महिला ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया और वो इन लड़कियों में सबसे खूबसूरत भी थी। ठीक है, यह अच्छा है, आप स्थान ढूंढने में अच्छे हैं, जियो नामक लड़की ने कहा कि वो बीच में चलने वाली लड़की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा दोस्त एक बार मुझे यहाँ लाया था, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आज तुम्हें यहाँ लाऊंगा। पहली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ बहुत सारे खूबसूरत लड़के हैं। हाँ, बारिश को संजोएं। हॉल में संगीत बहुत तेज है। लोगों के प्रवेश करने के बाद उनके शरीर संगीत के साथ अनजाने में हिलने लगेंगे। जियो और अन्य लड़कियां स्पष्ट रूप से इस तरह के नाइट क्लब की नियमित मेहमान हैं। हालांकि वे इस बार में पहली बार आए हैं, लेकिन उन पर बिल्कुल भी रोक नहीं है। चार लड़कियों का एक समूह बैग में बैठा और कम डिग्री वाली शराब की कुछ बोतलें ऑर्डर की। फिर उन्होंने शराब पी और भीड़ को देखते रहे। देखो कितने लोग हमें भूल रहे हैं, एक लड़की ने कहा। आप कहते हैं ये आदमी अब क्या सोच रहे हैं? एक और प्यारी लड़की ने चारों ओर उन पुरुषों की ओर देखा जो जानबूझकर या अनजाने में इस तरफ देख रहे थे और कहा, ये और क्या हो सकता है? ये बात करने के लिए कुछ होना चाहिए। छोटे बालों वाली एक लड़की ने स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के पुरुषों की उपस्थिति पर ध्यान दिया। उसने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, ऐसी स्थिति उनके लिए नई नहीं है। जब भी वे ऐसे अवसर पर आएंगे उन्हें ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं ये देखकर कि जियो का आकार खराब हो गया है? प्यारी लड़की ने जोर से पूछा। इन दिनों आपका मूड खराब लग रहा है, हम विशेष रूप से आपके साथ खेलने और आराम करने के लिए बाहर जाते हैं। मैं ठीक हूँ, शिव नाम की लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाल के दिनों में हुआन फैंग हमेशा उसके दिमाग में आता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हुआन फैंग पहला लड़का है जो खुद को मना करता है। बेशक वो भी यही सोचती है। हुआन फैंग का स्वभाव अन्य लड़कों में नहीं है, जो बहुत आकर्षक है।
हालांकि हुआन फैंग की उनकी छाप आखिरी मुस्कान है, जो थोड़ी आत्मसंतुष्ट और मजाकिया लगती है। आज उनमें से कई लोग खेलने के लिए बाहर आते हैं, मुख्यतः आराम करने के लिए। ये चारों शयनगृह हैं। मुख्य बात यह है कि वे अच्छे दिखते हैं और एक दूसरे का पीछा करने वालों की कोई कमी नहीं है। वे सामान्य समय में उन पुरुषों को चिढ़ाना भी पसंद करते हैं। बेशक कुछ अस्पष्ट संपर्क है, लेकिन उन्होंने कभी बाहर रात नहीं बिताई है। क्या ये जू जियू नहीं है? आप भी यहाँ है? जब चारों महिलाएं बातें कर रही थी, हंस रही थी और शराब पी रही थी, तो उन्हें एक परिचित आवाज सुनाई दी। लैन जिकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूल रूप से मैंने मुस्कुराती हुई लड़कियों के बारे में भी बात की और उनके चेहरे अचानक बदल गए। छोटे बालों वाली लड़की, जो लोगों को देखने में अच्छी नहीं थी, बोली, यहाँ दो लोग हैं, वे सभी लड़कियां हैं। उन्होंने अभी जिस बारे में बात की वो उसी मिनीस्कर्ट में एक महिला है। उसकी खूबसूरती जियू से ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। क्या मैं नहीं आ सकती? क्या यह आपका घर है? महिला ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। उन चार महिलाओं की तुलना में जो अभी भी पवित्र है, महिला का चेहरा आकर्षक है, लेकिन ये फिर से कई महिलाओं को आकर्षित करेगा। बेशक आप आ सकते हैं, लेकिन हम आपका यहाँ स्वागत नहीं करते। कहीं और चले जाइए। शी यू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, ठीक है, हम एक स्कूल से हैं, मैं आपसे बाहर मिला था। इस तरह इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महिला वहां से नहीं हटी, बल्कि सीधे उसके बगल में बैठने की जगह ढूंढ ली। उसके साथ आई लड़की भी बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी दया थी। लैन जिकू, तुम बहुत निर्लज हो। हमने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। बैठने से टूटता नहीं, नई महिला, लैन जिकू ने कहा। बाद में उसने जू जियू की ओर देखा और कहा, जियू, हम स्कूल के शीर्ष दो खिलाड़ी हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ। जब से मैं तुमसे यहाँ मिली हूँ, बैठना और पीना उबाऊ है। कौन हमसे ज्यादा आकर्षक है? मुझे आपसे तुलना क्यों करनी चाहिए? जू जियू लैन जिकू को देखता है और कहता है, बेशक अगर आपको लगता है कि आप मुझसे तुलना नहीं कर सकते और स्वीकार करते हैं कि आपका आकर्षण मेरे जितना अच्छा नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है, लैन जिकू ने कहा। जू शियू और लैन जिक्यू एक ही स्कूल से हैं। उनकी सुंदरता के कारण अच्छे छात्रों द्वारा उन दोनों को स्कूल के फूलों का दर्जा दिया गया है। हालांकि जू जियू कमजोर लाभ के साथ पहले स्थान पर है, जिससे लैन जिक्यू आश्वस्त नहीं है। उसके लिए यह स्वीकार करना अधिक कठिन है कि उसकी स्कूल बास्केटबॉल टीम का कप्तान जू जियू पर मोहित हो गया है। जू जियू खुद थोड़ा चंचल है। वो बास्केटबॉल कप्तान को फांसी दे रहा है। वो न तो निकट है और न ही दूर है, लेकिन फिर भी बास्केटबॉल कप्तान अभी भी मुग्ध है। इससे लैन जिकू, जो हमेशा अपने रूप रंग को लेकर आश्वस्त रहती है, दुखी हो जाती है। वो हमेशा जू जियू के साथ तुलना करने का अवसर ढूंढना चाहती है। मूल रूप से जू जियू अपने लैन जिकू के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। हालांकि जिस व्यक्ति ने लैन जिक्यू को फॉलो किया वो उनके स्कूल का प्रसिद्ध व्यक्ति है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वे कितना अच्छा सीखते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वे कितने सुंदर दिखते हैं। इसकी वजह इस लड़की के साथ हुई गॉसिप है। जब बात उसके मुंह तक पहुंचती है तो ये पूरे स्कूल में फैल सकती है। और जू जियू भी एक गौरवान्वित लड़की है। हालांकि उसे खेलना पसंद है, लेकिन उसे अपनी शक्ल सूरत पर भी भरोसा है। अन्यथा अगर हुआन फैंग ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसे इतनी परवाह नहीं होगी। इसलिए वह ऐसा नहीं कहना चाहती जैसे कि वो वास्तव में इस नीली शरद ऋतु से डरती हो। चलो, आप तुलना कैसे करना चाहते हैं? जू ने कहा। जू जियू के वादे को देखकर लैन जिकू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बार है महिलाओं के लिए सबसे आकर्षक जगह। हम अकेले बैठेंगे और पुरुषों के एक दूसरे से बातचीत करने का इंतजार करेंगे। फिर हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो खर्च कर सके अपने लिए पैसा। पुरुष आपके लिए जितना अधिक पैसा खर्च करेंगे, आप उतने ही आकर्षक होंगे। जू इसके बारे में सोचता है, सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं सहमत हूँ। ठीक है, चलो शुरू करें, लैन जिकू ने कहा। फिर वे कार्ड बैग छोड़ देते हैं और बार में बैठने के लिए चले जाते हैं। उनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं है, जो गुप्त लड़ाई का भी अर्थ है। देखें कि यहाँ आने के बाद कौन से अन्य पुरुष बातचीत करना चुनते हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 821 में उसकी तलाश कर रहा हूँ। ये पता चला है कि जू जियू और लैन जिक्यू अभी भी बहुत आकर्षक हैं। जब वे थोड़ी देर के लिए बार में बैठे तो एक आदमी उनसे बातचीत करने आया, जबकि अन्य लड़कियां उसी समय थिएटर देख रही होती हैं। उन सभी को अपने दोस्तों पर भरोसा है। वास्तव में जू जियू और लैन जिक्यू स्कूल में समान रूप से लोकप्रिय है। जू शियू और लैन जिक्यू दोनों को पुरुषों के साथ व्यवहार करने का बहुत अनुभव है। आखिरकार वे सभी तब से सुंदरियां हैं जब वे छोटी थी। जब से उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया है, उनके पास आगे बढ़ाने के लिए कई लोग हैं। तो पुरुषों के साथ कैसे मिलना है, ये बहुत अनुभवी है। और एक आकर्षक, एक पवित्र, दो लोगों का एक साथ बैठना तुरंत बार का फोकस बन गया। हालांकि उनकी तरफ से एक आदमी पीछे हट गया, लेकिन अधिक लोग आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। जू शियू और लैन जिक्यू दोनों आर्थिक ताकत और उदार होने की सीमा का आकलन कर रहे हैं। हालांकि जाहिर तौर पर वे वर्तमान में बातचीत करने आने वाले लोगों से बहुत संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए वे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बार जैसी जगहों पर आकर्षक और कामुक नीला जिकू स्पष्ट रूप से अधिक लोकप्रिय है। आखिरकार बहुत से लोग यहाँ केवल रात का रोमांच खोजने आते हैं, प्यार में पड़ने के लिए नहीं। इसलिए उन दिग्गजों की नजर में नीले जिकू जैसे लोगों को शुरुआत करना अधिक आसान होना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग लांजिक्यू गए, जिससे लांजिक्यू को थोड़ा गर्व हुआ। जू जियू को जो अवसाद पहले भी हर समय रहता था, वो भी बहुत कम हो गया। नीले जिकू को पलटते देख जू जियू बहुत उदास हो गया। हालांकि उसने हार नहीं मानी। बड़ी मात्रा का मतलब उच्च गुणवत्ता नहीं है, वे गुणवत्ता से कहीं अधिक है। यदि ब्लू जिकू पर चैट करने वालों के पास पैसा नहीं है या वे बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ये बेकार है। हालांकि ऐसा लगता है कि लैन जिक्यू ने सही व्यक्ति का चयन कर लिया है। एक सफल व्यक्ति के वेश में वो व्यक्ति जो इस बार उसके साथ बातचीत करने गया था, उसे लैन जिक्यू ने भगाया नहीं, बल्कि उत्साहपूर्वक बना रहा। वे शराब पी रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। माहौल गलत नहीं था,
जिन लोगों को लैन जिक्यू ने अस्वीकार कर दिया था वे इस समय ईर्ष्यालु थे। उस व्यक्ति को देखें। और वह आदमी इस समय बहुत खुश भी था। सौंदर्य की तलाश के उसके अनुभव के अनुसार आज रात उसके सामने सौंदर्य की एक न चली। वो ये सोचकर उत्साहित था कि आज रात उसे इतनी बड़ी सुंदरता मिल सकती है। जब लैन जिको ने देखा कि जू जियो को सही व्यक्ति नहीं मिला है तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा, ओह, मैं वहां अपने सहपाठी को देख रही हूँ, मैं जाकर नमस्ते कहूंगी। सहपाठियों, क्या आप अभी भी छात्र हैं? कॉलेज के छात्र? आदमी ने कहा। हाँ, मैं अपने वरिष्ठ वर्ष में हूँ और मैं अगले वर्ष स्नातक होने जा रहा हूँ। लैन जिको उठ खड़ा हुआ और जू जियो के पास गया और कहा, लेकिन उसके शब्दों ने उस आदमी को और अधिक उत्साहित कर दिया। आज जिस खूबसूरत महिला से उसकी मुलाकात हुई वो अभी भी एक कॉलेज छात्रा है जो अधिक दिलचस्प है। क्या आपको यह अभी तक नहीं मिला? क्या वे सभी टेढ़े मेरे खरबूजे और फटे खजूर से हैं? लैन जिको जू जियो के पास गया और फुसफुसाया, जाहिर है उसका मतलब है कि जू जियो केवल उन बेकार तारांकन रेशम को आकर्षित कर सकता है। जहां तक उन लोगों की बात है जो वास्तव में सफल है वे उसे नहीं देख सकते। गुंजन। जू जियो ने ठंडी सांस ली और एक तरफ देखने लगा। इस समय उसकी आंखों में चमक थी। इस समय हुआन फेंगजेंग और जेन शुआई निजी कमरे से बाहर आए। बाहर हॉल में हार्मोन को उत्तेजित करने वाले संगीत ने हुआंग फेंग के दिल की धड़कन बढ़ा दी। आज रात उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। हालांकि वो पूरी तरह नशे में नहीं था, फिर भी उसने खूब शराब पी। उनमें सामान्य संयम नहीं था। इसके बजाय वो एक सामान्य युवक की तरह भोग को जाने देना चाहता था। मैं कहूंगा कि बाहर यह बुरा नहीं है। क्या आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसमें रुचि रखती हैं? जेन शुआई ने भीड़ को स्कैन करते हुए कहा। जाहिर तौर पर वो शुरुआत के लिए एक लक्ष्य की तलाश में था। हुआन फेंग ने उससे बात नहीं की बल्कि सीधे आगे बढ़ गए। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ दूर जाता उसके सामने एक और व्यक्ति था जिसने उसे रोक दिया। तुम कौन हो? तुम मेरे रास्ते में क्या कर रहे हो? हुआन फेंग ने हैरानी से कहा। तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, रास्ते में खड़ी औरत ने बुरा चेहरा बनाकर कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग उसे केवल कुछ दिनों तक याद नहीं रख पाएगा। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हुआंग फेंग ने बात करते हुए पूछा। शरीर अभी भी काम रहा है और इस बार जेन शुआई भी आ गई। हुआंग फेंग के सामने महिला को देखा, आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। हुआंग फेंग, आपका दोस्त? जेन शुआई ने कहा। तो आपका नाम हुआंग फेंग है? महिला ने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे पहले क्या कहा था? क्या हम सच में मिले हैं? हुआंग फेंग अभी भी अपने सामने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान पाया। हाँ, महिला दांत पीसते हुए कहती दिखी। अभी कुछ दिन पहले हमारे स्कूल के गेट पर मैंने आपसे आपका नाम पूछा था। आपने नहीं बताया। अगर आपने कहा कि आप मुझसे दोबारा मिलेंगे तो क्या आप मुझे आमंत्रित करेंगे रात के खाने के लिए? तुम्हें याद है? ओह, ये तुम हो, बहुत चतुर। हुआंग फेंग को अंततः अपने सामने वाले व्यक्ति की याद आ गई। यह वही लड़की थी जिससे वो पिछले दिनों कला विद्यालय के गेट पर मिला था। उसने मजाक किया और कहा कि अगर वो उसे दोबारा देखेगा तो वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करेगा। ये सिर्फ एक मजाक था। हुआंग फेंग ने नहीं सोचा था कि वे दोबारा मिलेंगे। अप्रत्याशित रूप से वो आज उससे यहाँ मिली। बस याद रखना, मेरे साथ आओ। फिर चाहे हुआन फेंग चाहे या न चाहे वो हुआन फेंग को बार तक ले जाता है। अरे रुको, क्या कर रहे हो? हुआन फेंग ने पूछा, लेकिन महिला ने इसकी परवाह नहीं की। बस उसे खींचते हुए हुआन फेंग को उसके पीछे चलना पड़ा। मैं गया था लेकिन मैंने नहीं देखा कि इस बच्चे की किस्मत इतनी मजबूत है। यहाँ ऐसी खूबसूरत महिलाएं हैं जो हथियार डालने की पहल करती हैं। मैं इतना सुंदर क्यों हूँ और कोई भी मुझसे पहल नहीं करता? जेन शुआई पीछे से बड़बड़ाया, लेकिन उसने हुआन फेंग और उसकी पत्नी का पीछा किया। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जू जियो ने हुआन फेंग की ओर इशारा किया और लैन जिकू से कहा, सिर्फ वह, क्या आप निश्चित हैं? लैन जिको ने हुआंग फेंग को ऊपर और नीचे देखा, लेकिन उसे कोई विशेष जगह नहीं दिखी। हुआंग फेंग के कपड़े बहुत सस्ते थे, जिनकी कीमत 1000 युआन से भी कम हो सकती है। और तो और वे साधारण कपड़े पहने हुए थे। वे बिल्कुल भी अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते थे, लेकिन वे उन रेशमी लोगों के समान थे। बिल्कुल, जू जियो ने निश्चित रूप से कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसे वो नहीं जानता या समझता है, हुआंग फेंग को ढूंढना बेहतर है। कम से कम जू जियो ने एक बार हुआंग फेंग को अपनी आंखों से लग्जरी कार को देखते हुए देखा था। वो जरूर कोई अमीर आदमी होगा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं? छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 822 वाइन ऑर्डर करें। लैन जिकियू फिर से हुआंग फेंग को देखती है और फिर तिरस्कार पूर्वक वो अपनी स्थिति में वापस चली जाती है। उसका चेहरा फिर से मुस्कुराहट से भर गया है। वो पहले उस आदमी से कहती है, बॉस झांग, मैं अपने सहपाठी को देखती हूँ, चलो एक साथ बैठते हैं। कोई बात नहीं। नीले बेटे शरद के प्रस्ताव के लिए वो आदमी स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। इस समय जू जियो ने हुआंग फेंग को बैठने के लिए खींच लिया है। हुआंग फेंग के दूसरी तरफ जेन शुआई है। हालांकि जू जियो जैसी खूबसूरत महिला ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, जेन शुआई अभी भी उत्सुक है कि आगे क्या हुआ, इसलिए उसने नहीं छोड़ा। हुआंग फेंग ने स्पष्ट रूप से बहुत शराब पी थी और उसे अकेला छोड़ने में कोई राहत नहीं थी। हुआंग फेंग भी असमंजस में बैठ गए। हालांकि वो आराम करने और बोरियत दूर करने के लिए पीने आया था, इसलिए उसने जाने की जल्दी नहीं की, बल्कि सीधे बियर का ऑर्डर दिया। जब लैन जिक्यू बॉस के साथ आता है तो हुआंग फेंग द्वारा ऑर्डर की गई बियर पहले ही परोसी जा चुकी होती है। लैन जिक्यू देखता है और तुरंत राहत महसूस करता है। हुआंग फेंग ने जो ऑर्डर किया वो केवल कुछ 10 युआन की वाइन थी। इस स्तर पर क्या आप स्वयं को जीतना चाहते हैं? जू जियो से पहले वो हमेशा सोचती थी कि हुआंग फेंग एक अमीर आदमी है। अब जब उसने हुआंग फेंग को इस तरह की वाइन का ऑर्डर करते देखा तो वह हैरान रह गई। उसने सोचा कि हुआंग फेंग कम से कम कुछ सौ थे। वो इसे इतने सस्ते में कैसे ऑर्डर कर सकता है? क्या उसने सचमुच कार किराए पर ली थी जैसा कि उसने पहले कहा था? ये खत्म हो गया। वो नीला बच्चा क्यों हंसते हंसते मर जाएगा। लैन जिको की उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर जू जियो सोच सकता था कि दूसरा पक्ष उस पर कैसे उपहास करेगा।
बॉस झांग, यह मेरा सहपाठी जू जियो है। लैन जिक्यू ने बॉस झांग को बताया कि एक तरफ हुआंग फेंग को उसके द्वारा स्वचालित रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। जब बॉस झांग ने जू जियो को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। दरअसल बार में आने से पहले उसने जू जियो को देखा था। हालांकि जू जियो की तुलना में उसने सोचा कि लान जिक्यू को शुरू करना आसान था, इसलिए उसने अंततः उसके साथ बातचीत करने का फैसला किया और इस तथ्य ने यह भी साबित कर दिया कि उसकी पसंद सही थी। हालांकि जब जू जियो को करीब से देखा तभी वो स्तब्ध रह गया। यह उससे कहीं अधिक सुंदर था जो उसने दूर से देखा था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से दोनों सुंदरियां सहपाठी थीं। हेलो मिस जियो, बॉस झांग ने नमस्ते कहा। जू शियो उस पर ध्यान नहीं देता। बॉस झांग शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन वो जू जियो पर लड़ने की योजना नहीं बनाता है। आखिरकार उसके पास पहले से ही एक लक्ष्य है। इस समय यदि वो जू जियो पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है तो जिस खूबसूरत महिला को अभी अभी उसका हाथ मिला है वो भी भाग सकती है। ये सोचकर कि दो खूबसूरत महिलाएं सहपाठी हैं, हो सकता है कि भविष्य में उन्हें उनके रिश्ते का फायदा उठाने का मौका मिले और फिर जू जियो को प्राप्त करें। बॉस झांग, मेरे सहपाठी और मैं शायद ही कभी इस तरह की जगह पर आते हैं और इससे परिचित नहीं है। आप कुछ बार ऑर्डर करने में हमारी मदद क्यों नहीं करते? लैन जिक्यू मुस्कुराहट के साथ बॉस झांग को देखता है, जिससे बॉस झांग का दिल लगभग हिल जाता है। ठीक है, मैं दोनों सुंदरियों को वाइन ऑर्डर करने में मदद करूंगा। यह आज मेरे लिए उपहार है। बॉस झांग ये कहने में बहुत अच्छे हैं कि बार में इस तरह की चीजें बहुत आम है, जो उनके जैसे पुराने व्यक्ति के लिए अजीब नहीं है। दो गुलाबी गुलाब, धन्यवाद, बॉस झांग ने बार में बार्टेंडर से कहा। गुलाबी गुलाब एक कॉकटेल का नाम है। दो लड़कियां जो अक्सर इस वाइन के साथ खेलने के लिए बाहर आती हैं, लांजिकियो और जूजियो, वे अभी भी जानती हैं कि यह बहुत महंगी नहीं है। हालांकि एक कप की कीमत लगभग 100 युआन है। कीमत बहुत कम नहीं है। साधारण की कीमत केवल 10 युआन होती है। लैन जिक्यू गर्व से जू शियो को देखता है। जू जियो उसे देखना नहीं चाहता है, लेकिन हुआन फैंग को देखने के लिए मुड़ता है जो उसके बगल में है। लेकिन हुआन फैंग 20 या 30 युआन बियर पी रहे हैं, जो और भी खराब है। नमस्कार, आपने मुझसे पहले वादा किया था। जब हम दोबारा मिले तो क्या आप मुझसे रात के खाने के लिए पूछना चाहेंगे? अब मैं नहीं चाहता कि आप मुझे रात के खाने पर आमंत्रित करें। अगर आप मुझे पीने के लिए आमंत्रित करेंगे तो कैसा रहेगा? जू जियो हुआन फैंग के पास फुसफुसाया। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। जू जियो ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे। हालांकि वो बहुत साफ सुथरी थी, लेकिन पहनने में वो बहुत बोल्ड थी और अब वो हुआंग फैंग के बहुत करीब थी। हुआंग फैंग के शरीर से स्वाभाविक रूप से इत्र की गंध आती थी। हुआंग फैंग के शब्दों ने जू जियो को शर्मा दिया, लेकिन हुआंग फैंग पर चिल्लाने के बजाय उसने कहा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैंने सुना है, क्या ये सिर्फ शराब पी रहा है? आप क्या पीना चाहेंगे कृपया? हुआंग फैंग ने लापरवाही से कहा। एक तो ये कि उसने पहले दूसरी पार्टी से वादा किया था, और दूसरा ये कि वह अब कुछ पीता है, इसलिए वह ऐसा नहीं करता है। मुझे उसकी बातों की ज्यादा परवाह नहीं है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं कुछ ऑर्डर करूं? जू जियो ने बेचैनी से पूछा और पता नहीं क्यों सामान्य समय में जब उसे दूसरों को शराब पीने के लिए उकसाने का मौका मिलता था तो वो उसे जाने नहीं देती थी, लेकिन आज वो हुआंग फैंग के बटुए को लेकर चिंतित थी। कुआ, हुआंग फैंग ने जवाब दिया और अपनी बियर पीना जारी रखा। इस समय बॉस झांग द्वारा ऑर्डर किया गया कॉकटेल तैयार है। एक लेंजिक्यू के लिए है और दूसरा जू जियो के लिए है। एक तरफ चेंग शुआई इस स्थिति को देखती है और भौहें चढ़ा लेती है। उनकी राय में जू जियो हुआंग फैंग का व्यंजन है और वह आदमी वास्तव में हुआंग फैंग के सामने जू जियो से प्रेमालाप कर रहा है। क्या ये हुआंग फैंग के लिए शर्मनाक नहीं है? यदि आप हुआंग फैंग की अच्छी तरह से परवाह करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से परेशान हैं। सौभाग्य से जू ने शराब स्वीकार नहीं की, लेकिन सीधे बार्टेंडर से कहा, 2 कप लवेंडर। ठीक है, बस एक क्षण। बार्टेंडर ने जेन शुआई की ओर देखा और उत्तर दिया। लवेंडर की कीमत गुलाबी गुलाब से भी अधिक महंगी है। ये लगभग 201 कप है। वास्तव में सामान्य बार में कॉकटेल की कीमत अधिकतम 100-200 होती है और साधारण कॉकटेल की कीमत केवल कुछ दर्जन होती है। हालांकि जेन शुआई का बार अच्छी तरह से सजाया गया है और बार्टेंडर एक बड़ा शॉट है, इसलिए कीमत अन्य बार की तुलना में बहुत अधिक है। 200 कप, 2 कप केवल 400 है, ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए जू जियो को हुआंग फैंग की भुगतान करने में असमर्थता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुलाबी गुलाब पीते समय लैन जिको बॉस झांग को देखता है। उसकी आंखों का मतलब साफ है। बॉस झांग भी एक समझदार व्यक्ति है। अब शायद उसे समझ आ गया है कि भले ही ये दोनों सुंदरियां सहपाठी हैं, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं होने चाहिए। वे लड़ रहे हैं। लड़ने का तरीका यह है कि खुद को और दूसरे आदमी को अपने लिए पैसे खर्च करने दें। तो बॉस झांग ने भी हुआंग फैंग को देखा। उन्होंने हुआंग फैंग और एक साधारण शराबी के बीच अंतर भी नहीं देखा, इसलिए उन्हें अपने से कमतर होने की चिंता नहीं थी। सोफी की एक बोतल, बॉस ने कहा, और फिर उसने पास के नीले बेटे क्यू की ओर देखा और चिंता से पूछा, इस शराब की डिग्री थोड़ी अधिक है। मुझे नहीं पता कि आप इसे पी सकते हैं या नहीं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 823 तुम आओ और मैं जाऊं। कोई बात नहीं, नीला बेटा शरद भी कहना नहीं चाहता और फिर उसने जू जियो की ओर भी उत्तेजित दृष्टि से देखा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जू जियो ने अपने दांत भींच लिए। इस सोफी को 700 से ज्यादा बोतलों की जरूरत है। जाहिर है दूसरे पक्ष ने भी उसके और लांजिकियो के बीच गुप्त युद्ध देखा और लांजिकियो की मदद करना चाहता था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जू शियो ने हुआंग फैंग को छुआ है। हालांकि उसके पास स्वयं कुछ पैसे हैं, अब वो उन पैसों की तुलना कर रही है जिनकी उन्हें तलाश है और उन्हें खर्च करने में मदद कर रही है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। पर्याप्त नहीं। फिर फेलिशिया की एक बोतल। हुआंग फैंग को लगता है कि जू जियो उस शराब से संतुष्ट नहीं है जो उसने अभी ऑर्डर किया था। ये बहुत सस्ता है, इसलिए उसने इस बार अधिक महंगा ऑर्डर किया। वैसे भी वो उतना बुरा नहीं है। इसके अलावा बार का मालिक अभी भी उनके पास ही है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जब उसने हुआंग फैंग की वाइन का नाम सुना, जू जियो ने अपनी पलकें झपकाई। फेलिशिया, जिसे अभी अभी हुआंग फैंग ने ऑर्डर किया था, का स्वाद भी अच्छा था।
हालांकि पीने के ज्यादा मौके नहीं मिले। उनमें से कुछ अपने शयनगृह में मौज मस्ती करना पसंद करते हैं, लेकिन घर की स्थितियां बहुत सामान्य है। उन्हें समाज में पुरुषों द्वारा देखभाल किए जाने की परवाह नहीं है, इसलिए वे कभी कभार ही उन मूर्खकाइजी दिमागों का सामना करते हैं। वे रेड वाइन की 1000 से अधिक बोतलें पी सकते हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इस वाइन का ऑर्डर देगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि कुछ शोध भी हुए हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी। और लेंजिक्यू ने भी यह शराब पी है, झू जियू से भी ज्यादा। वो झू जियू से अलग है। झू जियू को खेलना पसंद है, लेकिन वह आकार को समझ सकती है। लेकिन लेंजिक्यू को इसकी परवाह नहीं है कि उन अमीर लोगों के साथ क्या होता है। उनकी राय में वो जवान और खूबसूरत है, यही उनकी पूंजी है। वो अपने फायदे का फायदा उठाती है। बेहतर जीवन जीना कोई शर्म की बात नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। इसलिए शरद ऋतु में लांजी का जीवन झू जियू की तुलना में अधिक नम है, और वो स्वाभाविक रूप से अधिक आश्वस्त नहीं है कि झू जियू, जो कुछ खोज और कटौती करती हुई प्रतीत होती है, खुद से ऊपर है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। रेड वाइन की 1008 बोतलें बहुत महंगी है। मेरे सहपाठी का मित्र वास्तव में उदार है। लैन जिको ने जानबूझकर बॉस झांग में खुद से कहा। उसकी आंखें अभी भी चमकती दिख रही हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बॉस झांग तुरंत शांत नहीं होता। बार जैसी जगह पर आप चेहरा नहीं खो सकते, जिस सुंदरता को आपने अभी देखना शुरू किया है और आनंद लेने का समय नहीं मिला है। अब वो किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी प्रेमपूर्ण आंखों से देखता है। भले ही उसके और लैन जिको के बीच कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो परेशान है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। 1800 रेड वाइन क्या है? मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ अभी भी एक अच्छी वाइन है। चलो एसो जिक्यू ब्यूटी की एक और बोतल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आमतौर पर यह वाइन पीता हूँ। मुझे यह अभी तक नहीं मिली है, अब ये भी यहाँ है। आप इसका स्वाद लीजिए। बॉस झांग ने वाइन का ऑर्डर देने के बाद लांजिक्यू से कहा, सुंदरता पाने के लिए वो आज बाहर जा रहा है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। एसो के पास 3000 से अधिक बोतलें हैं, जो उसके लिए किफायती है। हालांकि एक रात के प्रेमालाप में इतना पैसा खर्च करना उनके लिए दुर्लभ है। हालांकि लांजिक्यू की गुणवत्ता और खर्च किए गए पैसे के बारे में सोचना स्वीकार्य लगता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। और इस बार हुआन फैंग को जू जियू को उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो स्थिति को समझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जू जियू उसे सिर्फ शराब पीने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहता था। ये दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा थी। नीले जिको को देखकर, जिसकी शक्ल भी अश्लील नहीं थी, हुआन फैंग समझ गया कि हालांकि उसने बहुत सारी शराब पी थी, लेकिन उसे पूरी तरह से चक्कर नहीं आ रहा था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा कि जब वो आज बार में आएगा, तो वो अपनी बाकी आंखों को बहुत देर तक देखता रहेगा। शुद्ध अनुशंसा। एक अच्छा समय बिताना चाहता है और उसे जाने देना चाहता है। अब जब मौज मस्ती की बात आएगी तो वो इसे मिस नहीं करेंगे। लेफ्टिनेंट पीजीटी। आसो, मैंने वो शराब पी ली है। स्वाद बहुत अच्छा नहीं है। ये लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया मुझे YHSDF की एक बोतल दीजिए। यह वाइन लड़कियों के लिए अधिक उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल सुंदरता के लिए किया जा सकता है। हुआन फैंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। वेटर धीमा न हो, इसलिए उसने जल्दी से दोनों बोतलें ले ली। इसके अलावा उसे डर लग रहा था कि उन्हें इसका पछतावा होगा, इसलिए उसने उन्हें खोल दिया। लेफ्टिनेंट पीजीटी। लैन जिकियू, बॉस झांग और यहाँ तक कि जू जियू भी इस समय स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इतना खुश होंगे, और उन्होंने जो शराब का ऑर्डर दिया था वो बॉस झांग की शराब से भी अधिक महंगी थी। 6888 का आंकड़ा, जिसे लैन जिकियू सामान्य समय में नहीं पीता था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बॉस झांग ने इस कीमत की शराब पी है। हालांकि जब वो अपने बड़े ग्राहकों का मनोरंजन करता था, तो उसने उससे इतनी महंगी शराब खुद ऑर्डर करने के लिए कहा। इसके अलावा सिर्फ एक महिला के लिए वो ऐसा करने को तैयार नहीं था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि हुआन फैंग द्वारा पेश की गई अवमानना की दृष्टि और लैन जिको और जू जियू की आंखों में नजर देखकर उसे बहुत जलन हुई। एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने उस वेटर से कहा जो अभी तक नहीं गया था, क्यूलू की बोतल के पास आओ, इसे सीधे खोलो। लेफ्टिनेंट पीजीटी। उसके बाद बॉस झांग ने मुस्कुराते हुए लैन जिको से कहा, इस वाइन का नाम आपके लिए अधिक उपयुक्त है, आइए इसे पीते हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी। ठीक है, बॉस झांग वास्तव में उदार है। मैंने पहले कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी है। लैन जिक्यू बॉस झांग की आंखों में देखता है और लगभग पानी टपकने लगता है, जिससे बॉस झांग अब और अधिक आरामदायक महसूस करता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। धिक्कार है, हमें आज रात अच्छा समय बिताना चाहिए और अधिक बार खेलना चाहिए, अन्यथा पैसे बहुत कम होंगे। आप जानते हैं, क्यूलू की कीमत सस्ती नहीं है। 9999 की संख्या से पता चलता है कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग पी सके। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह सुनने के बाद कि उसने शराब का ऑर्डर दिया है, लांजिक्यू ने लगभग खुद को बाहों में भर लिया। लेफ्टिनेंट पीजीटी। वेटर तुरंत नहीं गया, लेकिन हुआन फैंग की ओर देखा। ऐसे में उन्हें यहाँ और भी बहुत कुछ देखने को मिला। अक्सर 2 या 2 से अधिक पुरुष एक खूबसूरत महिला के लिए लड़ते थे और महिलाओं के सामने अपनी आर्थिक ताकत साबित करना चाहते थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जू शियो इस समय थोड़ा समर्थक है। आखिरकार क्यूलू की कीमत अभी भी उसे थोड़ा डराती है। इतनी अच्छी शराब उसने पहले कभी नहीं पी थी। इसके अलावा हुआन फैंग पहले ही हजारों पैसे खर्च कर चुका है। यदि हुआन फैंग बॉस झांग के साथ लड़ना जारी रखता है, तो जू जियो का दिल भी थोड़ा ऊपर है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि हुआन फैंग ने नाराजगी नहीं जताई, बल्कि सीधे वेटर से कहा, चोल की एक बोतल, कहना समाप्त करे। उसकी सस्ती बियर पीना जारी रखे। उसके चेहरे को आनंद से भरा देखे। लोगों को नहीं जानता, फिर भी सोचता है कि वो वही पी रहा है जो कूंग शिजेन पीता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। नहीं, लेफ्टिनेंट पीजीटी। इस बार जू जियो ने सक्रिय रूप से वेटर को रोका और हुआन फैंग को खुद को संदेह से देखते हुए देखा। जू जियो ने कहा, मुझे वो शराब बहुत पसंद नहीं है, इसलिए नहीं चाहता। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जियो, क्या तुम्हें शराब पीना पसंद है या तुम्हें चिंता है कि तुम्हारा दोस्त पैसे नहीं दे सकता?
नीले बेटे क्यू ने जू जियू को देखकर मुस्कुराया और कहा, अभी अभी हुआंग फैंग द्वारा ऑर्डर की गई शराब से वह भी डर गई थी। हालांकि इस समय जू जियू के प्रदर्शन को देखकर उन्हें राहत मिली। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग को वास्तव में पैसा रखने के बजाय बस पकड़े रहना चाहिए। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 824 प्रवेश 28,888। यह उस शराब की कीमत है। रेड वाइन की एक बोतल की कीमत लगभग 30,000 युआन है। ये कीमत जू जियू और लैन जिकियू को अवास्तविक महसूस कराती है। वे आभूषण जैसी अन्य चीजों के लिए 3 युआन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बोतल रेड वाइन पीने के लिए करीब 30,000 युआन खर्च करने से वे हैरान हैं। वो बॉस झांग है। हुआंग फैंग द्वारा ऑर्डर की गई वाइन को सुनने के बाद वो भी घबरा गया। कीमत उसके द्वारा अभी ऑर्डर किए गए मूल्य से कहीं अधिक थी, लेकिन शराब की कीमत जिसे वो वहन नहीं कर सकता था, यह नहीं थी कि वो इसे वहन नहीं कर सकता था, बल्कि यह थी कि उसने शराब की ऐसी बोतल पर इतने पैसे खर्च कर दिए। वो इसे पीने में आनाकानी कर रहा था। उसने नहीं सोचा कि यह सार्थक है, विशेष रूप से सिर्फ एक महिला को क्रोधित होने में मदद करने के लिए। इस मामले में वो और भी अधिक अयोग्य महसूस कर रहा था। हालांकि जब उसने जू जियू की बातें सुनी तो वह भी निश्चिंत हो गया। उन्होंने ये भी सोचा कि हुआंग फैंग में इस प्रकार की शराब पीने की क्षमता नहीं है। यह निश्चित नहीं है कि वह अपने कपड़ों के लिए 30,000 युआन का भुगतान कर पाएगा या नहीं। अर्थात बिना पैसे के अमीर होने का दिखावा न करें। लोगों के पास आत्मज्ञान और क्षमता होनी चाहिए और वे जो चाहते हैं वही करें। सूजे हुए चेहरे के साथ मोटा होना अच्छा नहीं है। बॉस झांग ने हुआंग फैंग को देखकर मुस्कुराया और कहा। जू जियू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो इन दोनों लोगों से बहुत नाराज थी। साथ ही उसे लगा कि उसे लैन जिकू की प्रतियोगिता का वादा नहीं करना चाहिए था या हुआंग फैंग को पानी में नहीं घसीटना चाहिए था। ये ठीक है, मेरे पास अभी भी ये पैसे हैं। हुआंग फैंग ने जू से कहा, मैंने पिछली बार तुमसे वादा किया था कि जब मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो तुम्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करूंगा। इस मामले में मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। लेकिन हुआंग फैंग ने उसकी ओर हाथ हिलाया और फिर वेटर को शराब लाने के लिए इशारा किया। इस समय बॉस झांग और लैन जिकू के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उन्होंने सोचा कि हुआंग फैंग मजबूत था, लेकिन अब वो वेटर से शराब लाने के लिए कह रहा है जब तक वो ओवरलॉर्ड वाइन नहीं पीना चाहता, अन्यथा उसके पास वास्तव में बहुत पैसा है। हालांकि दोनों ही इस बात को लेकर काफी सशंकित हैं। इसलिए जब वेटर वाइन लेकर आया तो लैन जिकू ने दूसरे पक्ष से कहा, मैं आपको यह सुनिश्चित करने की सलाह देता हूं कि मेहमान पहले भुगतान करने में सक्षम हो और फिर उसे वाइन बेचे। आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। वेटर ने विनम्रता से कहा, हालांकि हमें यकीन है कि मेहमान की भुगतान करने की क्षमता में कोई समस्या नहीं है। मजाक में हुआंग फैंग, जिसे उसके बॉस ने खुद लाया था, व्यवसाय के लिए तैयार होने से पहले आया था। उसके बॉस के साथ संबंध स्पष्ट रूप से असामान्य है। उसका बॉस अभी भी यही है। अगर हुआंग फैंग के साथ कोई समस्या है तो जेन शुआई लंबे समय से वहां मौजूद होती। ये पहले से ही शोर मचा रहा है। वेटर की बातें सुनने के बाद लैन जिकू की मुस्कान रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेटर हुआंग फैंग पर इतना विश्वास करेगा। वो दोबारा कहने को तैयार नहीं थी, उसके कपड़ों को देखो, वे 1,000 से भी कम के हैं और लगभग 3,000 बोतल शराब खरीद सकते हैं। ये खूबसूरत महिला, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या आप ये शराब खरीद सकते हैं? हुआंग फैंग लांजिकियो को देखता है और कहता है कि अब तक वो जू जियू और लांजिकियो के नाम भी नहीं जानता है। आप लैन जिकियो खंडन करना चाहती है, लेकिन वो वास्तव में ये कहने का साहस करती है कि वो पी सकती है। यदि हुआंग फैंग उसकी बातों पर चलकर उससे बोतल ऑर्डर करने को कहे तो वो उस समय ऑर्डर नहीं करेगी। हुआंग फैंग लैन जिकू को देखता है और बात करना बंद कर देता है। वो बॉस झांग की ओर देखता है और कहता है, आप कैसे हैं? क्या आप और ऑर्डर करते हैं? जहां तक मुझे पता है यहाँ अधिक महंगी वाइन है। गुंजन। जब हुआंग फैंग द्वारा चलाया गया तो बॉस का चेहरा बदसूरत था, लेकिन उसने और आदेश देने की हिम्मत नहीं की। वो पहले ही हजारों खर्च कर चुका था। अगर उसने और ऑर्डर किया तो कीमत 30,000 युआन से अधिक होगी। रात में इस तोप पर 40,000 युआन से अधिक खर्च करने के लिए वो मूर्ख नहीं है। वो ऐसा कैसे चाह सकता है? लांजिकियो का तल सोना नहीं है, नहीं वो कोई तारा है। ये सोचते हुए वो लैंजिको की ओर मुड़ा और कहा, जिकियो सुंदरी, चलो चलते हैं। बिना गुणवत्ता वाले ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर शराब न पिएं। उसके बाद वो लैन जिकियो को अपने साथ ले जाना चाहता था। हालांकि लैन जिकियो ने अपना हाथ झटक दिया और कहा, बॉस झांग, कृपया अपना सम्मान करें। बॉस झांग ने निस्संदेह हुआंग फैंग और हुआंग फैंग की लड़ाई की भावना को छोड़ दिया है, जिससे लैन जिको को जू जियू के सामने हार का सामना करना पड़ता है। अब उसका मूड खराब है। वो बॉस झांग के साथ बाहर जाने को कैसे तैयार हो सकता है? लैन जिको के शब्दों पर बॉस झांग का चेहरा और अधिक बदसूरत हो गया। उसने हजारों युआन खर्च किए और अंततः खाली हो गई। ये महिला अब खुद को स्वाभिमानी भी होने देती है। बकवास, आप एक समूह में हैं। आप मुझे धोखा देने के लिए साझेदारी में हैं। बॉस झांग ने लैन जिको, जू जियू और हुआंग फैंग की ओर इशारा किया। उसने सोचा कि 3 लोग एक साथ हैं और यहाँ बिताने के लिए खुद को धोखा दिया। तुम बारटेंडर्स, तुम इस बार के साथ हो। झूठे। बॉस झांग ने कई लोगों की ओर इशारा किया और कहा, बॉस झांग सही कह रहे हैं। ये शराब बेतरतीब ढंग से पी जा सकती है और आप बेतरतीब ढंग से बात नहीं कर सकते। इस समय जेन शुआई, जो पहले भी बैठा था, ने शिकायत की कि यह आदमी उसके बारे में गलत कर रहा था। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये बार एक काली दुकान है। वे धोखा देने के लिए इस बार के साथ है। बॉस झांग अभी भी अपने विचारों पर कायम है और यहाँ की हलचल ने उसके आसपास के कुछ लोगों की निगाहें भी अपनी ओर आकर्षित की। जेन शुआई ने ठंडे चेहरे के साथ उस वेटर से कहा जो नहीं गया था, मुझे उसे बाहर फेंकने दो। हाँ, वेटर ने उत्तर देने की जल्दी की और फिर कुछ सुरक्षा गार्ड एक एक करके आए और बॉस को बाहर कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ एक अतिथि हूँ, श्री झांग ने संघर्ष करते हुए कहा, लेकिन उनके संघर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्हें जल्द ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसने अभी तक अपने पे के लिए भुगतान नहीं किया है। हुआंग फैंग मुझे याद दिलाता है।
तुम उसके द्वारा ऑर्डर की गई शराब ले लो और उससे इसके लिए भुगतान करने के लिए कहो, अन्यथा मैं पूरी तरह से नहीं जाना चाहता, जेन शुआई ने सुरक्षा गार्ड से कहा। जल्द ही बॉस ईमानदारी से पैसे देने आया। उसे इधर देखने की हिम्मत नहीं हुई और चला गया। जाहिर है बाहर ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। ये बार का मालिक है, उसका नाम जेन शुआई है, हुआंग फैंग ने जू जियो और लैन जिकू से कहा, जो अभी भी हैरान थे। आप दोनों सुंदरियां कैसी हैं? जेन शुआई ने मुस्कुराते हुए उन दो सुंदरियों से कहा जो अपने जीवन में वापस नहीं लौटी थी। इस समय जू जियो और लैन जिकू के सहपाठी भी ये देखने आए कि क्या हुआ था। बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं मेरे बार में खेलने आती हैं, या हम निजी कमरे में जा सकते हैं? बाहर बात करना असुविधाजनक है, बहुत शोर है। अन्य कला विद्यालयों की लड़कियों को आते देखकर जेन शुआई ने चमकती आंखों से कहा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 825 परिवार। जेन शुआई ने हुआंग फैंग को बाहर निकाला, मूल रूप से हुआंग फैंग को उसकी बहन को ढूंढने में मदद करने के लिए, ताकि वो प्रेमिका के दर्द को भूल सके। अब जब वो मिल गई है तो बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ शोर है, निजी कमरे में जाना बेहतर है। अन्य लोगों ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन लेंजिक्यू ये कहने वाली पहली व्यक्ति है कि वो अक्सर खेलने के लिए बार में जाती है और कभी नहीं कहती है कि वो झगड़ा करती है। आज उसे ये बात नापसंद है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआंग फैंग को कोई परवाह नहीं है, उसे बस निजी कमरे में शराब पीने की जरूरत थी, लेकिन जेन शुआई ने उसे बाहर खींच लिया। अब निजी कमरे में वापस जाना अच्छा है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। चलो चले, आज मेरी दावत है। अच्छा पे लो, जेन शुआई ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। नहीं, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे पीने के लिए आमंत्रित करूंगा, मैं इन पे के लिए भुगतान करूंगा। हुआंग फैंग ने अपना बैंक कार्ड निकाला और वेटर को सौंप दिया। लेफ्टिनेंट पीजीटी। वेटर ने इसे लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जेन शुआई की ओर देखा। जेन शुआई ने इसके लिए नहीं कहा। उनकी राय में हुआंग फैंग जूजियो के सामने आए। उसे जिद नहीं करनी पड़ी। लेफ्टिनेंट पीजीटी। ठीक है, मुझे 50% छूट दो, जेन शुआई ने वेटर से कहा। लेकिन हुआंग फैंग, आप सिर्फ खुद को नहीं दिखा सकते और मुझे सुंदरियों के सामने दिखाने का मौका नहीं दे सकते। क्या आप दे सकते हैं? बाद में कमरे में जाने की लागत के बारे में क्या ख्याल है? लेफ्टिनेंट पीजीटी। यह आप पर निर्भर करता है। हुआंग फैंग ने अनुमान लगाया कि जेन शुआई की दिलचस्पी इस बात में थी कि वो किस बहन को शुरू करना चाहता है। चूंकि वह इलाज करना चाहते थे, इसलिए उन्हें खुद को रोकना नहीं पड़ा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। वेटर द्वारा हुआंग फैंग का कार्ड लौटाने के बाद वे उस बड़े कमरे में गए जहां हुआंग फैंग और जेन शुआई ठहरे हुए थे। हालांकि हुआंग फैंग को पता नहीं चला कि वेटर ने जेन शुआई के कान में क्या कहा, और जेन शुआई की आंखें थोड़ी बदल गईं। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जियो, क्या यह वही आदमी नहीं है जिससे तुम उस दिन स्कूल के गेट पर मिली थी? निजी कमरे में जू जियो के छात्रावास के छात्रों ने उसे घेर लिया और फुसफुसाए। लेफ्टिनेंट पीजीटी। वो वही है, जू जियो ने निश्चित रूप से कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। वो यहाँ कैसे हो सकता है? क्या ये सहयोग नहीं है? सुंदर लड़की ने कहा। इसके अलावा ये बहुत समृद्ध दिखता है। उसने इतनी महंगी शराब का ऑर्डर दिया। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआंग फैंग के प्रति जूशियो की नजरें भी बहुत जटिल है। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इतनी महंगी शराब छोड़ देगा। वो सिर्फ लैन जिकू से लड़ना चाहती थी, लेकिन वो हुआंग फैंग को इतना पैसा खर्च नहीं कराना चाहती थी। लेफ्टिनेंट पीजीटी। ये सोचते हुए जू जियो ने हुआंग फैंग के पास बैठने की पहल की और कहा, ये पे नहीं पिए गए हैं, या आप इन्हें वापस दे सकते हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी। तुमने क्या छोड़ा? ये पहले ही खोला जा चुका है और पैसे का भुगतान कर दिया गया है। हुआंग फैंग ने जू जियो को संदेह से देखा और कहा, क्या तुमने मुझसे शराब पीने के लिए आमंत्रित करने के लिए नहीं कहा? लेफ्टिनेंट पीजीटी। मैंने तुम्हें इतना भी ऑर्डर नहीं करने दिया, जू ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। यदि आप इतनी महंगी चीज का ऑर्डर नहीं देंगे तो आप कैसे जीत सकते हैं? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआंग फैंग की अभिव्यक्ति देखकर जू जियो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। क्या आप ये सब देखते हैं? लेफ्टिनेंट पीजीटी। जाहिर है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। हुआंग फैंग ने कहा कि यह कोई सहयोग नहीं है कि जू जियो और लैन जिको आज रात गुप्त रूप से लड़ रहे थे। उन्हें इस गतिविधि में शामिल होने का मौका मिला। लेफ्टिनेंट पीजीटी। आप मुझे दोष नहीं देते, है ना? जू जियो ने कुछ घबराहट के साथ कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। नहीं, मैंने तुमसे यही वादा किया था। हुआंग फैंग ने कहा कि वो पहले सहमत थे, लेकिन उन्होंने सहमति नहीं दी। उपन्यासों के नेटिजन्स कृपया याद दिलाएं, लंबे समय तक अपनी बाकी आंखों पर ध्यान दें। इंटरनेट अनुशंसा। सोचा कि वे सचमुच दोबारा मिल सकते हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी। इस समय जेन शुआई अंदर आए। उसके पीछे कई वेटर थे, कुछ फलों की प्लेट के साथ, कुछ स्नैक्स के साथ और कुछ वाइन के साथ। एक शब्द में कहें तो बहुत सारी चीजें हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जेन शुआई को अंदर आते देख लैन जिकू की आंखें चमक उठी। वो झट से आगे आए और सक्रियता से काम करने लगी। इस तरह जू जियो और उसके कई रूममेट अपनी आंखें घुमाते रहे। लेफ्टिनेंट पीजीटी। सुंदरियो, चूंकि हमारा एक दूसरे से मिलना तय है, इसलिए हम आज नशे में नहीं है, जेन शुआई ने शराब के साथ कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बॉस जेन, आप हमें शराब पिलाना चाहते हैं? क्या आपका कोई इरादा नहीं है? हमारे पास थोड़ी मात्रा में शराब है। जेन शुआई के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति लैन जिकू था। वो जेन शुआई के करीब झुक गई और अपनी आंखों में वसंत के साथ जेन शुआई को देखा और कहा, ये किसी भी चीज पर संदेह करने जैसा नहीं है, ये जेन शुआई को कुछ याद दिलाने जैसा है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। मैं सचमुच एक सज्जन व्यक्ति हूँ, जेन शुआई ने गंभीरता से कहा। फिर उसने जू जियो की ओर देखा और कहा, जियो सौंदर्य, ठीक है, मैं तुम्हें और शराब नहीं पिलाऊंगा। एक शराब है जिस पर हुआंग फेंग ने आपके लिए बहुत पैसा खर्च किया है, यह उससे बेहतर है मेरा। लेफ्टिनेंट पीजीटी।
जू शियू थोड़ा लाल हो गया और हुआन फेंग ने जेन शुआई से कहा, अपना बार पी लो लेफ्टिनेंट पीजीटी। उसके बाद हुआन फेंग की बियर के अलावा बाकी सभी लोग जेन शुआई द्वारा प्रदान की गई शराब पीते हैं। जहां तक जू जियो की बात है, जो हुआन फेंग द्वारा दी गई शराब पीती है, वो इसे दूसरों के साथ साझा भी नहीं करना चाहती थी। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जेन शुआई, जो वास्तव में प्रेम क्षेत्र में एक पुराना हाथ है, जल्द ही उन लड़कियों में से एक बन गई। प्राइवेट रूम में हर जगह लड़कियों की हंसी है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि हुआन फेंग थोड़ा सुस्त लगता है, सिर्फ शराब पी रहा है या बस अचंभे में है। भले ही जू जियो उसके बगल में बैठा हो, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज वो नशे में धुत मिलने पर उतारू है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। शी यू, मैंने स्थिति के बारे में पूछताछ की है। जू के छात्रावास में छोटे बालों वाली लड़की जू के पास आई और उससे फुसफुसाई। लेफ्टिनेंट पीजीटी। क्या स्थिति है? जू ने संदेश से पूछा कि वो कुछ भी पूछताछ नहीं करना चाहता। लेफ्टिनेंट पीजीटी। तुम्हारे बगल में यही स्थिति है, छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। मैंने अभी बॉस जेन से पूछताछ की। आपके बगल वाला भी एक अमीर आदमी है। वो बहुत अमीर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी अच्छी वाइन खरीद सकता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। अगर उसके पास पैसा है तो उसके पास पैसा है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? जू ने कहा कि वो पहले से जानती थी कि हुआंग फैंग को अमीर होना चाहिए। आज वो और अधिक आश्वस्त है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। मुख्य बात यह है कि आप जानते हैं कि उस कार्ड पर उसके पास कितने पैसे थे? छोटे बालों वाली लड़की ने हुआंग फैंग को देखा और उसकी आंखें और अधिक चमकने लगी। उसकी आंखें किसी शिकार को ढूंढती दिख रही थी, जिससे जू जियो को असहजता महसूस हुई। लेफ्टिनेंट पीजीटी। कितना? जू ने पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, लगभग 200 मिलियन। छोटे बालों वाली लड़की ने कहा कि जब उसने यह बात कही तो उसे एक तरह की झूठी अनुभूति हुई। हालांकि उनके आसपास कुछ अमीर दूसरी पीढ़ी है जो उनका पीछा करती है। उनमें से अधिकांश लाखों हैं और दसियों लाख कम है। वे अरबपतियों से कब मिले हैं? और क्या यह अभी भी बहुत छोटा है? मुख्य बात यह है कि ये सभी कैरी की कार्यशील पूंजी है। यदि हुआन फैंग के पास कुछ अचल संपत्ति है तो उसकी संपत्ति अकल्पनीय है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जब जू जियो ने यह नंबर सुना तो उसने ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि वो पहले से ही जानता था कि हुआंग फैंग अमीर था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अमीर होगा। ये 200 मिलियन है, 20 मिलियन नहीं, 2 मिलियन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। 826 एक उलझन भरी रात, आपको कैसे मालूम? जू ने पूछा। जैसे ही उसने चेकआउट किया, वेटर ने बैलेंस देखा जिसके बारे में बॉस जेन ने मुझे बताया। छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश भी कहा। क्या जानकारी? जू जियो ने जल्दी से पूछा। जियो, तुम्हें उसकी बहुत परवाह है? छोटे बालों वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। जू जियो ने विनती की। यदि आप परवाह करते हैं तो आप परवाह कर सकते हैं, क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता? छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। बॉस जेन ने कहा कि हुआंग फैंग आज बुरे मूड में था। वो शराब पीने के लिए बार में आया था क्योंकि वो प्रेमी था। प्यारा? जू जियो रोड, हाँ ये प्यारा है। छोटे बालों वाली लड़की की आंखों की रोशनी तेज है। बारिश को संजोए, आप अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है। इसकी कीमत अरबों डॉलर है। इसके अलावा ये बहुत छोटी है, ये थोड़ी सुंदर है और यह भी है स्वभाव। ऐसे बहुत से उत्कृष्ट पुरुष नहीं है। यदि आप चूक गए तो आप उनसे अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं क्या मौका लूंगा? मैं उनसे दूसरी बार मिला हूँ। मैं पहले उनका नाम भी नहीं जानता था। जू ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। क्या बात है, वह आपके लिए हजारों युआन खर्च कर सकता है, जिसका मतलब है कि उसके मन में आपके लिए अच्छी भावना है। आप अभी भी बहुत सुंदर हैं। उसने अपना प्यार खो दिया है। ये भावनात्मक रिक्त अवधि है। आप बस लाभ उठा सकते हैं इसका। अवसर बहुत दुर्लभ है। यदि आप नहीं करेंगे तो मैं जाऊंगा। छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। अगर तुम चाहो तो ये कर सकते हो, मुझे क्या परेशानी है? जू ने कहा। यह आपकी घबराहट पर निर्भर करता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। लेकिन ये हुआन फैंग वास्तव में अच्छा है ना? पैसा अभी भी इतना कम महत्वपूर्ण है, कोई घमंड नहीं है। स्थितियां इतनी अच्छी है, आप वास्तव में इसके बारे में सोच सकते हैं। भले ही मेरे पास वो विचार हो, मुझे सहमत होना होगा। जू ने कहा। चूंकि वो इतना अमीर है तो किस तरह की उत्कृष्ट लड़की उसे नहीं पकड़ सकती? क्या आप अभी भी मुझे देख सकते हैं? अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। तुम भी उत्कृष्ट और सुंदर हो। जब तक तुम पहल करते हो, मुझे विश्वास है कि तुम उसे ले सकते हो। छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। जू शियू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब छोटे बालों वाली लड़की चली गई तो वो हुआंग फैंग को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। वो देख सकती थी कि हुआंग फैंग बुरे मूड में था। ये सोचते हुए वो हुआंग फैंग की तरफ झुक गई। तुम क्या चाहते हो? तुम बहुत ऊंचे मूड में नहीं हो। जू जियो ने कहा कि वो अभी भी खुद को सांत्वना दे रहा था। उसे अपने दोस्तों की चिंता थी। हुआंग फैंग उसकी मदद के लिए बाहर आया था। अब उसे दिलासा देना चाहिए। कुछ नहीं, हुआंग फैंग ने कहा कि उनके मामलों के बारे में बात करना आसान नहीं है। जब मेरा मूड खराब होगा तो मैं सो जाऊंगा, जब मैं उठूंगा तो सब कुछ खोलना चाहता हूँ। जू ने कहा। अच्छा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हुआंग फैंग ने कहा। आप कह रहे हैं कि मैं हृदयहीन हूँ? जू जियो ने कहा। मुझे लगता है कि जीवन केवल कुछ दशकों का है। एक दिन से एक दिन कम है, तो फिर खुशी से वहां क्यों न जाएं? ये समय की बर्बादी है। जू शियू को वास्तव में खेलना पसंद है। वो ये भी जानती है कि उसके आसपास के लड़कों का उद्देश्य क्या है। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी राय में लड़कों को चिढ़ाना बहुत दिलचस्प बात है। जब तक वो निचली रेखा पर है, वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते। मेरे साथ पियो, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है। जू जियो ने कहा कि उसके बाद वो अपने छात्रावास के छात्रों के पास नहीं गई, बल्कि हुआंग फैंग के साथ शराब पीने गई। जब वो लड़कों के साथ खेलने के लिए बाहर जाती थी तो वह अपने शराब पीने पर नियंत्रण रखने पर ध्यान देती थी और खुद को नशे में नहीं होने देती थी, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन आज उसका इतना नियंत्रण नहीं है। वो सिर्फ हुआंग फैंग के साथ अच्छा पे पीना चाहती है।
जू की छात्रावास में छात्र उससे मिलने नहीं आए। परिणाम स्वरूप हुआन फेंग और जू जियू शराब पी रहे थे, जबकि अन्य लोग एक साथ शराब पी रहे थे। हुआन फेंग नशे में धुत होकर आया था, इसलिए उसने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा या जबरदस्ती शराब नहीं पी। हालांकि उसकी शराब की वर्तमान मात्रा कम नहीं है, इस तरह पीने के बाद वो अंततः नशे में आ गया। जू जियू की स्थिति हुआन फेंग से बेहतर नहीं है। हालांकि वो अक्सर नाइट क्लबों में अपने सहपाठियों के साथ खेलती है और पहली बार शराब पीती है, लेकिन उसने कभी भी इतनी शराब नहीं पी थी जितनी वो आज पीती है। अंततः वो भी नशे में धुत हो गई। नशे में होने के बाद हुआन फेंग को ज्यादा होश नहीं था। उसे लग रहा था कि उसे बिस्तर पर ले जाने में मदद की गई है। उसके बाद उसे ऐसा लगने लगा कि उसके आसपास कुछ ऐसा है जो उसे आकर्षित करता है। वो अनायास ही झुक गया और अनजाने में हिलने लगा। ओह! हुआन फेंग की तरफ तीखी चीख गूंजती है। हुआन फेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके शरीर में ऊर्जा दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थी। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि उसके सामने कोई दुश्मन नहीं है और वो अजीब वातावरण से घिरा हुआ है। इस समय वो एक बड़े बिस्तर पर थे। लगता है आसपास कोई है। हुआन फेंग ने अपना सिर घुमाया, फिर वो स्तब्ध रह गया। उसके बगल में जू जियू उसे गुस्से से देख रहा है। उसकी आंखों में बहुत आंसू है। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन उसने खुद को रोकने के लिए सिर्फ रजाई पकड़ रखी है। हालांकि उसकी सफेद भुजा अनिवार्य रूप से बाहर उजागर है। हुआन फेंग ने नीचे अपने शरीर को देखा और वह भी नग्न था। इस समय भले ही वो धीमा था, उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैंने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी ली। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, हुआन फेंग ने जल्दी से समझाया। हुआन फेंग, तुम भेड़िए, मैं तुम्हारे बारे में गलत हूँ। जू जियू ने हुआन फेंग को बुलाया। पिछली रात उस पर हुआन फेंग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। आखिरकार वो युवा और सुनहरी, शांत स्वभाव वाली थी और अपनी मदद खुद करती थी। ऐसे व्यक्ति में स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग उसके नशे का फायदा उठाएगा और खुद के साथ ऐसी हरकत करेगा। निम्नलिखित दर्द उसे बताता है कि कल रात वो भ्रमित था और एक लड़की से एक महिला में परिवर्तन पूरा कर लिया। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। हुआन फेंग उत्सुकता से बताते हैं कि वह भी बहुत उदास है। अब यह स्पष्ट है कि उनके और जू जियू के बीच कुछ हुआ होगा, और उनका पहली बार इतना अस्पष्ट है। हालांकि वो यह नहीं कह सकता कि वो कितना अच्छा आदमी है, फिर भी वो सुयुमो के साथ एक आदमी के रूप में अपना परिवर्तन पूरा करना चाहता है। परिणाम स्वरूप बस इतना ही। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? जू जियू ने ठंडे स्वर में कहा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि हुआन फेंग अनजाने में या नशे में था। उनकी राय में हुआन फेंग ने ये सब व्यवस्थित किया। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। क्या आपने बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 827 लिया। ये हुआन फेंग को थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा महसूस हुआ। मौजूदा हालात में दूसरों के लिए उनकी बातों पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फेंग, मुझे सचमुच तुम्हारी याद आती है। जू जियू ने फिर निराशा से भरा हुआ कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मुझे पता है कि मैं अब क्या कह रहा हूँ और आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मुझे कल रात वास्तव में कुछ भी याद नहीं है। हुआन फेंग ने कहा कि वो अपने बारे में भी शिकायत कर रहे थे। तुम नशा क्यों करना चाहते हो? कोई बात नहीं, हुआ कुछ ऐसा ही। लेफ्टिनेंट पीजीटी, तुम बाहर जाओ, मैं कपड़े पहनता हूँ। जू ने ठंडे स्वर में कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। अच्छा, हुआन फेंग ने कहा। फिर वो बिस्तर से कूद गया। उसके कपड़े जमीन पर थे। ये देखा जा सकता है कि कल रात युद्ध कितना भयंकर था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, जब हुआन फेंग नग्न होकर बिस्तर से बाहर कूदा तो जू जियू चिल्लाया और खुद को बिस्तर के नीचे छिपा लिया। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फेंग को और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने पाया कि आज का दिन उनके लिए इतने सालों में सबसे शर्मनाक दिन है। उसने जमीन पर पड़े कपड़े उठाए और जल्दी से पहन लिए। लेफ्टिनेंट पीजीटी। ठीक है, मैं पहले बाहर जाऊंगा, बस बाहर। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हुआन फेंग ने अपने कपड़े पहने और जू जियू से कहा, लेकिन जू जियू अभी भी रजाई में छिपा हुआ था और दिखाई नहीं दिया। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फेंग सीधे बाहर गए और दरवाजे पर खड़े हो गए। इस समय उसने पाया कि वो होटल में था और वहां से कभी कभी वेटर गुजर रहे थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी। वो सब क्या है? हुआन फेंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उसने कल रात की घटनाओं को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाया कि सब कुछ व्यर्थ था। उसे याद नहीं आ रहा कि वो कल रात यहाँ कैसे आ गया। निस्संदेह उसे याद नहीं आ रहा था कि यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जल्द ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उस कमरे से आवाज थी जहां से हुआन फेंग अभी बाहर आया था। हुआन फेंग तुरंत अंदर चला गया। जू जियू के पास खुद को खोजने के लिए कुछ होना चाहिए। लेफ्टिनेंट पीजीटी। क्या बात? हुआन फेंग के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि जू जियू नहाने की तौलिए में लिपटा हुआ था और उसने कपड़े नहीं पहने थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी। देखो तुमने क्या किया है। जू जियू ने हुआन फेंग पर कुछ कपड़े फेंके। जब हुआन फेंग ने उन्हें देखा तो वो और भी अधिक शर्मिंदा हुआ। ये कपड़े कल जू जियू ने पहने थे, लेकिन अब वे सभी चिथड़े हो गए हैं। जाहिर है अब इन्हें पहना नहीं जा सकेगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। मैं तुम्हें कपड़े खरीदने में मदद करूंगा, हुआन फेंग ने अजीब ढंग से कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जब हुआन फेंग अपने कपड़े लेकर वापस आता है तो जू जियू पहले ही कपड़े धो चुका होता है। हुआन फेंग को फिर से बाहर जाना होगा और अंदर आने से पहले जू जियू के अपने कपड़े पहनने का इंतजार करना होगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। इस बारे में क्या? हुआन फेंग ने चुपचाप बिस्तर पर बैठे जू जियू को देखा और धीमी आवाज में पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जू शियू ने बात नहीं की। वो भी अब असमंजस में है। पुलिस को बुलाओ। उसने इसके बारे में नहीं सोचा। हुआन फेंग ने कल खुद की मदद की। इसके अलावा कल उसके मन में उसके लिए अच्छा एहसास था। इसके अलावा अगर उसने पुलिस को फोन भी किया तो उसके पास कोई सबूत नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। लेफ्टिनेंट पीजीटी।
हालांकि अगर हुआन फैंग को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो स्पष्ट रूप से ऐसा करने को तैयार नहीं है। आखिरकार यह उसका पहली बार है और यह बहुत अस्पष्ट है। हालांकि उसके मन में हुआन फैंग के लिए वास्तव में एक अच्छी भावना है। ये सिर्फ एक अच्छी भावना है, उस बिंदु तक नहीं जहां वो शादीशुदा नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मुझे वापस भेज, जू ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, क्या लेफ्टिनेंट पीजीटी, मुझे वापस स्कूल भेज दो, मेरा दिमाग अब थोड़ा भ्रमित हो गया है, कल रात की घटनाएं वगैरह, जू ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, उपन्यासों के नेट मित्रों को याद दिलाना चाहिए, लंबे समय तक आंखों के आराम पर ध्यान दें, शुद्ध अनुशंसा। एनबीएसपी, ठीक है, हुआंग फैंग ने जवाब दिया कि हालांकि उन्हें नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। आखिरकार उनका दूसरी पार्टी के साथ रिश्ता था और वो महिला ही थी जिसे नुकसान उठाना पड़ा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, जब वे होटल की लॉबी में पहुंचे तो उनकी मुलाकात जेन शुआई से हुई। हुआंग फैंग जल्दी से ऊपर गया और उसे एक तरफ खींच लिया और कहा, कल रात क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों हूँ? लेफ्टिनेंट पीजीटी, जेन शुआई अपनी आंखों के बगल में जू जियू को देखता है, फिर मुस्कुराहट के साथ हुआंग फैंग को देखता है और कहता है, बेशक मैंने इसकी व्यवस्था की है। मेरी व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है लेफ्टिनेंट पीजीटी? बुरा नहीं, तुमने मुझे मार डाला, हुआंग फैंग ने कहा। मुझे अभी अभी पुलिस ने लगभग गिरफ्तार कर लिया था। लेफ्टिनेंट पीजीटी, नहीं, मुझे लगता है कि आप दोनों ने कल रात बहुत अच्छे से बात की, मैं आपकी मदद करूंगा, जेन शुआई ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा। उनकी जानकारी में जू जियो भी खेलने के लिए बाहर आया था। लांजिकियो की तरह उन्होंने ऐसे कला विद्यालय में बहुत सारे छात्रों को देखा, तो कल रात ये देखने के बाद कि हुआंग फैंग जू जियो से बहुत संतुष्ट लग रहे थे, उन्होंने हुआंग फैंग को उनके नशे में होने के बाद व्यवस्था बनाने में मदद की। लेफ्टिनेंट पीजीटी, ये वास्तव में आपके द्वारा मारा गया है, कृपया मुझे समझाएं, हुआंग फैंग कहते हुए वो जेन शुआई को जू जियो की तरफ खींचता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मिस यू, ये सब मेरी गलती है। कल रात मैंने आप दोनों को बहुत मौके पर बातें करते हुए देखा, मुझे लगा कि आप दोनों आगे विकास करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह होगा। जेन शुआई भी कुंवारे हैं और सीधे तौर पर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी, जू जियू जेन शुआई को देखता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। उसके मन में हुआंग फैंग और जेन शुआई दोस्त है। जेन शुआई स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग को बात करने में मदद करना चाहता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मैं जू जियू पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करता। हुआंग फैंग के पास जेन शुआई को अलविदा कहने और जू जियू को वापस स्कूल भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, स्कूल के गेट पर हुआंग फैंग की कार ने फिर से कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लड़कों की आंखों में ईर्ष्या और लड़कियों की आंखों में प्यार ने जू जियू को विशेष महसूस कराया। लेफ्टिनेंट पीजीटी, जियू, चाहे कुछ भी हो, यह मेरी गलती है, तुम क्या करना चाहते हो, कृपया मुझे बताओ कि मैं ये कर सकता हूँ, हुआंग फैंग ने जू जियू से कहा जो उतरने वाला था। लेफ्टिनेंट पीजीटी, जू जियू एक पल के लिए रुका लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वो बस से उतर गया और सीधे शयनगृह में चला गया। लेफ्टिनेंट पीजीटी, स्कूल में जू शियू की लोकप्रियता ठीक है, वो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि खेलने की भी शौकीन है, इसलिए ऐसे कई लोग हैं जो उन्हें खूब जानते हैं। अब उन्हें इतनी लग्जरी कार से उतरता देख काफी चर्चा हो रही है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, और इस तरह की टिप्पणियों ने जू जियू को और तेज कर दिया। जब वो छात्रावास में लौटी तो उसने पाया कि उसके कई रूममेट संतुष्ट नहीं थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी, जियू, क्या तुम वापस आ गए? हमने सोचा कि तुम आज वापस नहीं आओगे। छोटे बालों वाली लड़की ने जू जियू की ओर देखा और आश्चर्य से कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, अपने रूममेट्स को देखकर जू जियू ने जल्दी से पूछा, कल रात क्या हुआ? लेफ्टिनेंट पीजीटी, हुआंग फैंग और जेन शुआई की तुलना में जू जियू स्पष्ट रूप से अपने रूममेट पर अधिक विश्वास करती है और वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि कल रात क्या हुआ था। लेफ्टिनेंट पीजीटी, कुछ नहीं, आपने और हुआंग फैंग ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। बॉस जेन ने आपके लिए आवास की व्यवस्था कर दी है। कैसा है? प्यारी लड़की ने कहा। क्या आपने वो अति अमीर दूसरी पीढ़ी ली? लेफ्टिनेंट पीजीटी, आप जू जियू के छात्रावास में कई लोग जानते हैं कि हुआंग फैंग बहुत अमीर है और वे स्पष्ट रूप से यह नहीं सोचते हैं कि यह पैसा हुआंग फैंग ने खुद कमाया है, इसलिए वे सभी सोचते हैं कि हुआंग फैंग दूसरी पीढ़ी के बहुत अमीर है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 832 मृत समर्थन। पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि घर का नौकर गिरफ्तार हो जाता है और पेन गा रहे हैं तो क्या मुझे गिरफ्तार किया जाएगा? क्या घर का नौकर मुझे छोड़ देगा? मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? लेफ्टिनेंट पीजीटी, सीआई के विला में कैतियान रो रहा है और अपने पिता से पूछ रहा है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, लेफ्टिनेंट पीजीटी, कई यूडे ने सीआई तियान के चेहरे पर थप्पड़ मारा। कैतियान जमीन पर गिर जाता है और रोना भूल जाता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, रो क्या रो, बेकार चीजें, अगर तुम नहीं, क्या अब ये चीज होगी? कई यूडे ने डांटा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, ये घटना मूल रूप से कैतियान के कारण हुई थी। अब जब नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई यूडे पहले से ही परेशान है। आखिरकार घर का नौकर उसकी बहुत सारी शर्मनाक बातें जानता है, अगर उसे भर्ती किया गया तो वो खत्म हो जाएगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, हालांकि इस समय कैतियान न केवल तत्काल समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है बल्कि हर समय रोता रहता है, जिससे कई यूडे जो पहले से ही परेशान है और भी परेशान हो जाता है। वो उसे सिर्फ थप्पड़ मारता है, मारता नहीं। उससे प्यार करना अच्छा है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, देखो तुमने क्या किया है। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। इस बार हमारा कई परिवार आपकी मूर्खता से बर्बाद हो जाएगा। कई यूडे ने डांटा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, यह उतना गंभीर नहीं है। जियाओटियन सिर्फ युवा और अज्ञानी है। इस घटना के बाद वो निश्चित रूप से परिपक्व हो जाएगा, कैटेन की मां ने कहा और फिर अपने बेटे की ओर देखा और कहा, जियाओटियन, अपने पिता से माफी मांगो। लेफ्टिनेंट पीजीटी,
युवा और समझदार। वो कितने साल का है? वो पूरे दिन बेकार रहता है। वो नहीं जानता कि काम पर कैसे जाना है या पूरे दिन बेवकूफ कैसे बनाना है। आप भी हैं। वो हर समय उसके साथ मिली भगत कर रहा है। अब कितना क्या तुमने परिवार को परेशान किया है? कायूरे ने गुस्से में डांटा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मुझे अब भी बटले के चरित्र पर विश्वास है। जब तक वो बात नहीं करेगा ये ठीक रहेगा। कैतियान की मां ने अपने बेटे को उठाया और कहा, तुम देखो, तुम इतना भारी हाथ छोड़ने को तैयार हो। लेफ्टिनेंट पीजीटी, अगर मुझे अब उसकी परवाह नहीं है तो वो बंदूक खा लेगा। कैयूरे ने कहा कि इस समय, हालांकि उन्होंने ये कहते हुए बहुत शांत किया। बटले का मुंह सख्त है, लेकिन एक बार पेंग जियांगजू में आ जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, पेन परिवार के आने से पहले इस समस्या का समाधान करें। कैतियान की मां ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, क्या आपको नहीं लगता कि मैं ऐसा करना चाहता हूं? क्या आप जानते हैं कि मैंने कितने रिश्तों का उपयोग किया है? कैयूरे ने कहा। ये क्यों निंगशुंग है? बकवास। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। वो उसकी ट्रैफिक पुलिस नहीं बनना चाहती। उसे इस मामले का प्रभारी होना होगा। अगर उसने इसमें बाधा नहीं डाली होती तो मैं घर की नौकरानी को बाहर कर देता। लेफ्टिनेंट पीजीटी, इस बिंदु पर उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमेशा ये दावा नहीं करते कि तुम महिलाओं का पीछा करने में अच्छे हो? क्यों निंगशुंग बिना किसी परिणाम के इतने लंबे समय तक उसके पीछे क्यों रहा? अब वो अभी भी हमारे परिवार के खिलाफ है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, क्यू निंगशुंग, वो बदबूदार महिला बहुत अजीब स्वभाव की है। मैंने कई तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने उसे नहीं हटाया। अगर अन्य महिलाएं होती तो मैं बहुत पहले ही बिस्तर पर चली गई होती। कैतियान ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, जो महिलाएं आपके साथ सोती हैं वे आपका पैसा चाहती हैं। क्या आपको लगता है कि वे वास्तव में आपको पसंद करती हैं? कैयूरे ने कहा। जब आप क्यू निंगशुंग से मिलते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, या मैं उसे फोन करूंगा, भले ही वो मेरे प्रयास से सहमत न हो। आखिरकार मैं इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहा हूं और रिश्ता ठीक है। वो फिर भी मुझे चेहरा देगी। कृपया ध्यान दें, कृपया लंबे समय तक आंखों के आराम पर ध्यान दें। शुद्ध अनुशंसा। कैतियान ने कहा कि वो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी, एक नजर देख लो। कैयूरे ने कहा कि इस समय जब तक कोई रास्ता है वो कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट पीजीटी, सियाई तियान ने अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करके क्यू निंगशुंग को बुलाया। इस समय क्यू निंगशुंग हुआंग फेंग और बाई जियाओरो के साथ पूछताछ कक्ष की ओर चल रहा था। वे सियाई के परिवार के चेम्बरलिन से दोबारा पूछताछ करने वाले थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी, कै तियान को बुलाते देखकर क्यू निंगशुंग की भौं पर सहज रूप से झुर्रियां पड़ गईं। इसके बारे में सोचने के बाद उसने फोन का जवाब नहीं दिया। कै तियान ने हार नहीं मानी और फिर उसने दोबारा फोन किया। क्यू निंगशुंग ने फिर से फोन रख दिया। जब कै तियान ने तीसरी बार फोन किया तो क्यू निंगशुंग ने सीधे तौर पर उसकी खिंचाई की। लेफ्टिनेंट पीजीटी, धिक्कार है, ये बदबूदार औरत। कै तियान चेहरे पर घबराहट और गुस्से के साथ सीधे अपने मोबाइल फोन से गिर गया। क्यू निंगशुंग ने फोन का जवाब नहीं दिया। जाहिर है वो खुद की मदद करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके खतरे से बाहर निकलने की संभावना कम थी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, यह इस बात का प्रभाव है कि आपने कितने वर्षों तक उसका पीछा किया है। जब कई यूरे ने देखा कि क्यू निंगशुंग ने अपने बेटे के फोन का जवाब नहीं दिया और अपने बेटे को हेय दृष्टि से देखा तो उसे क्यू निंगशुंग के प्रति थोड़ी अधिक नाराजगी महसूस हुई। यदि उसका परिवार इस बार खतरे से बाहर निकल सका तो वो क्यू निंगशुंग को जाने नहीं देगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, पिताजी हमें क्या करना चाहिए? कै तियान की आंखों से फिर आंसू बह निकले। जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से वो दोबारा रोने लगे। लेफ्टिनेंट पीजीटी, इतने निराशावादी मत बनो। भले ही पेंगस को एक हाउसकीपर मिल जाए, वे क्या कर सकते हैं? कै तियान की मां ने कहा। ये बताए बिना कि क्या गृहस्वामी विरोध कर सकता है? भले ही वो विरोध न कर सके, वो केवल इतना जानता है कि हम चाहते हैं कि वो उन गार्डों पर गाड़ी चढ़ाए, और यह नहीं जानता कि जियोतियान ने पेंग चेंगफू को मार डाला। भले ही पेंग परिवार नाराज है, हम जाने देने का बहाना ढूंढ लेंगे। लेफ्टिनेंट पीजीटी, क्या आपको लगता है कि पेंग परिवार को मूर्ख बनाना इतना आसान है? कई यूरे ने कहा। हालांकि उन्हें लगा कि उनकी पत्नी सही थी। इस बार उन्होंने अपने बेटे पेंग चेंगफू की हत्या के बारे में घर के नौकर को नहीं बताया। नौकरानी ने ही गार्ड की हत्या कर दी। गार्ड को मारने से पेंग नाराज हो जाएंगे, लेकिन वे इतने गुस्से में नहीं है। सब कुछ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। कई यूरे ने अपनी आंखों में ठंडी रोशनी के साथ कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, हुआंग फेंग और उनके 3 सहयोगी एक साथ पूछताछ कक्ष में गए। इस समय सीआई के परिवार का चेम्बरलेन अभी भी कमरे में था। हालांकि उनसे काफी देर तक पूछताछ की गई, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि वो अभी भी वहां शांति से बैठा था और सच नहीं बताना चाहता था। लेफ्टिनेंट पीजीटी, हालांकि जब क्यू निंगशुंग ने पहले नगरपालिका अस्पताल के उपाध्यक्ष की गवाही अपने सामने रखी तो हुआंग फेंग और उनके 3 लोग उनकी आंखों में घबराहट देख सकते थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी, यह नकली है क्योंकि उसने मेरे साथ अन्याय किया है। एक घबराए हुए क्षण के बाद कई परिवार के चेम्बरलेन चिल्लाए। लेफ्टिनेंट पीजीटी, क्या आपके साथ अन्याय हुआ है? आप ये जानते हैं? क्यू निंगशुंग ने कहा। आपको कुतर्क में व्यस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने पहले ही आपको कबूल कर लिया है, इसलिए उनका इससे कुछ लेना देना होगा। यदि आप नहीं बताते हैं स्वयं सच बोले और उदार बनने का प्रयास करें, तब तक बहुत देर हो जाएगी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं उपराष्ट्रपति को भी नहीं जानता। कई परिवार का चेम्बरलेन स्पष्ट रूप से पीली नदी में मरने के लिए तैयार नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, अब जब आपने जारी रखना चुना है तो कोई समस्या नहीं है और जल्द ही आपको इसका पछतावा होगा। क्यू निंगशुंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, सीआई परिवार के चेम्बरलेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बात करना बंद कर दिया, लेकिन उसने सोचा कि कायूडे खुद को बचाना चाहती थी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जाहिर है वो उन सबूतों से भी डरता था जो उसके लिए अच्छे नहीं थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी,
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 833 हमेशा के लिए चुप रहो। गृहस्वामी को इस बात की चिंता नहीं है कि काई यूडे खुद को बचाएगा या नहीं। वो कुछ वर्षों से सीआई के परिवार का गृहस्वामी रहा है। वो सीआई यूडे की शर्मनाक बातों के बारे में बहुत कुछ जानता है। काई यूडे पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं होना चाहेगी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, क्या आप काई के परिवार की मदद का इंतजार कर रहे हैं? इस समय हुआन फैंग ने अचानक कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि गृहस्वामी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया, मानो उसने ये सुना ही न हो। हुआन फैंग को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, मैं मानता हूं कि काई के परिवार के सदस्य वास्तव में बाहर सक्रिय हैं और आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी खुश न हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मेरे बगल में ये लड़का क्यू निंगशु, क्या आप उसे जानते हैं? उसके परिवार में क्या स्थिति है? आप इसे जानते हैं। अब वो आपको बचाने के लिए काई परिवार के लोगों से सहमत नहीं है, भले ही काई परिवार के पास और भी बहुत कुछ हो पैसा। इसकी तुलना सचिव क्यू से की जा सकती है, हुआन फैंग ने कहा। और क्यू निंगशुंग एक नजर में सफेद हुआन फैंग थे, लेकिन उन्होंने हुआन फैंग के शब्दों को बाधित नहीं किया। लेफ्टिनेंट पीजीटी, हुआन फैंग ने आगे कहा, जहां तक मेरी तरफ वाली की बात है, मैं आपको ये बताने से नहीं डरता कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से संबंधित है। मुझे पता है कि आपने इस विभाग के बारे में नहीं सुना होगा, हालांकि सिर्फ उसका नाम सुनकर आप पता होना चाहिए कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। मुझे इसे इस तरह से कहना चाहिए, यहाँ तक कि हमारे प्रांतीय सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के शीर्ष नेता भी उसे देखने के लिए विनम्र है, और मैं पेन परिवार की जांच करने के लिए यहाँ हूँ, और मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। जाओ। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जब हुआन फैंग ने ऐसा कहा तो चेम्बरलेन का चेहरा बदल गया था, लेकिन हुआन फैंग ने जारी रखा, अब क्या आपको अभी भी लगता है कि काई के लोग आपको बाहर निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि आप सीआई के पिता और पुत्र के गुणों के बारे में मुझसे अधिक स्पष्ट हैं। जब वे एहसास करें कि आपको बाहर निकालना असंभव है, वे केवल एक ही काम करेंगे। आपने उनके लिए ये पहले किया है, इसलिए आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। पीजीटी। चेम्बरलेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। बेशक वो हुआन फैंग के शब्दों और काई यूडे के साधनों का अर्थ समझता था। हुआन फैंग ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब काई यूडे को एहसास हुआ कि वो खुद से छुटकारा नहीं पा सकता है, तो उसने एक काम जरूर किया, यानी उसका मुंह पूरी तरह से बंद कर देना है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। उसने काई यूडे के लिए ऐसा किया, और उसने इसे एक से अधिक बार किया है, इसलिए वो हुआन फैंग से अधिक आश्वस्त है कि काई यूडे ऐसा करेगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। बेशक आप भी इंतजार कर सकते हैं और काई परिवार पर विश्वास करना जारी रख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेन परिवार जल्द ही आ जाएगा। फिर आप जानते हैं कि यह गार्ड है जिन्हें आपने मार डाला। आप क्या करते हैं सोचो, वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे? हुआन फैंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। सीआई परिवार के चेम्बरलेन ने बताया कि हालांकि उनकी आवाज बहुत छोटी हो गई थी और वो पहले की तरह आश्वस्त नहीं थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी, क्या आपको लगता है कि पेंगर्स आपका स्पष्टीकरण सुनेंगे? हुआन फैंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आप नहीं जानते होंगे कि पेंग के रक्षक यहाँ किस लिए आए थे। मैं आपको विनम्रतापूर्वक बताऊंगा कि पेंग के रक्षक अपने युवा गुरु पेंग चेंगफू को खोजने के लिए जियांगजू आए थे। और पेंग चेंगफू कौन है, तुम्हें पता होना चाहिए। आखिरकार वो पहले कैतियान के बहुत करीब था, लेकिन अब पेंग चेंगफू गायब है। यह एक संयोग है कि गार्ड पेंग चेंगफू की स्थिति की जांच करने आए थे, इस पर वो मारा गया समय। आप पेंग के परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? यदि वो आप होते तो क्या सोचते? पीजीटी। सीआई परिवार का चेम्बरलेन पूरी तरह से सफेद है। हुआन फैंग की बातें सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है। वो ये भी समझ गया कि काई यूडे ने पहले खुद को पेन के परिवार के रक्षकों के पास जाने के लिए क्यों कहा था। इससे पहले वो सोचता था कि उसके युवा गुरु और पेन चेंगफू के बीच संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उसने खुद को पेन के परिवार के रक्षकों के पास जाने दिया। इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये सच नहीं है। हुआन फैंग की बात सुनने के बाद वो समझ गया। लेफ्टिनेंट पीजीटी, कहने का तात्पर्य यह है कि पेन चेंगफू के लापता होने का कई परिवार से कुछ लेना देना होना चाहिए। सटीक होने के लिए इसका सीआई तियान से कुछ लेना देना होना चाहिए। इस समय पेन परिवार का गार्ड भी उपन्यास के नेट मित्रों को स्वयं दिया गया था। कृपया याद दिलाएं, कृपया लंबे समय तक अपनी बाकी आंखों पर ध्यान दें। इंटरनेट अनुशंसा, यदि वे मारे गए तो पेन निश्चित रूप से सोचेंगे कि वे जानबूझकर मारे गए हैं। उस समय कोई भी स्पष्टीकरण काम नहीं आएगा। पेंगस के गुस्से के सामने सीआई खुद को त्याग देगा। पेंगो को खुद पर संदेह न करने देने के लिए कयोडे और उसके बेटे द्वारा उन पर हमला करने की अधिक संभावना होगी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, ठीक है, हमें कहना होगा। अब यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे करते हैं। हुआन फैंग ने शांत चेहरे के साथ कहा, जैसे कि उन्हें परवाह नहीं थी कि काई परिवार के चेम्बरलेन ने सहयोग किया था। लेफ्टिनेंट पीजीटी, क्या आपको लगता है कि वो सहयोग करेगा और चीजों को समझाएगा? 3 लोगों के पूछताछ कक्ष से बाहर निकलने के बाद क्यू निंगशुंग ने हुआन फैंग से उत्सुकता से पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी भी आग लगी हुई है। हुआन फैंग ने कहा, वो एक समझदार व्यक्ति है, वह जानता है कि उसने क्या किया है। अगर इसे समझाया जाए तो यह एक मृत अंत होगा। इस तरह वो काई परिवार पर अपनी आखिरी उम्मीद भी रख सकता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, आग से आपका क्या मतलब है? क्यू निंगफ्रॉस्ट ने पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मुझे लगता है कि हुआन फैंग का मतलब है कि जब काई का परिवार उसकी मदद नहीं कर सकता तो अब समय आ गया है। वाई जियाओरो ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, इतना खराब भी नहीं। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। लेफ्टिनेंट पीजीटी, तो क्या आपको यकीन है कि काई परिवार ऐसा करेगा? क्यू निंगफ्रॉस्ट ने पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, जब तक काई यूडे बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता वो ऐसा करेगा। हुआन फैंग ने निश्चित रूप से कहा, जबकि बाई जियाओरो ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। मृतकों से अधिक आश्वस्त करने वाला कुछ भी नहीं है। यदि काई परिवार नहीं चाहता कि पेंग परिवार खुद को आग में जलाए तो वे गृहस्वामी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेफ्टिनेंट पीजीटी, तो आपको निवारक उपाय करने चाहिए।
मुझे लगता है कि कई के लोग जल्द ही शुरू हो जाएंगे क्योंकि पेन के लोग आ रहे हैं। जब तक सीआईए के परिवार की कार्रवाई रुकी हुई है, बटले की आंतरिक रक्षा पंक्ति शिथिल हो जाएगी। तब ये होगा हमारे लिए फसल काटने का समय आ गया है, हुआन फैंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। क्यू निंगशुंग ने सिर हिलाया, फिर हुआन फैंग से अलग हो गया और व्यवस्था की। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जब क्यू निंगशुंग वापस आया तो हुआन फैंग ने कहा, चलो चले और एक साथ भोजन करें। भोजन हो चुका है, मुझे भूख लग रही है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। क्यू निंगशुंग और बाई जियाओरो दोनों सहमत हुए। मामले की जांच के लिए उन्होंने पहले हर समय खाना नहीं खाया, अब उन्हें सच में भूख लगती है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि क्यू निंगशुंग ने एक फोन कॉल का जवाब दिया जब तीनों ने आधा खाना खा लिया और फिर उसका चेहरा बदल गया। लेफ्टिनेंट पीजीटी। क्या बात? हुआन फैंग ने पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बटलर मर गया है, क्यू निंगशुंग ने कहा। आत्महत्या करो, अपनी जीभ काट लो और आत्महत्या करो। लेफ्टिनेंट पीजीटी। ये वास्तव में आपके लिए कठिन है, हुआन फैंग ने आह भरी, लेकिन उन्होंने ज्यादा चिंता नहीं की। लेफ्टिनेंट पीजीटी। आप आश्चर्यचकित क्यों नहीं दिखते? क्यू निंगशुंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। आश्चर्य की बात यह है कि मैं उन पुलिस अधिकारियों की क्षमता से फिर से निराश हूं, हुआन फैंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फैंग बहुत आश्चर्यचकित नहीं है। क्यू निंगशुंग एक यातायात पुलिस है, कोई आपराधिक पुलिस नहीं। इसलिए जरूरी नहीं कि वे पुलिस उसकी सलाह के प्रति गंभीर हो, और कई के लोग निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। उनमें ऐसा करने की क्षमता भी है। मूल रूप से हुआन फैंग सोच रहे थे कि क्या वो निर्देशक वांग को फोन करेंगे और उन्हें इसकी व्यवस्था करने के लिए कहेंगे। ये सिर्फ इतना है कि कई के लोग जो फोन कॉल करने के लिए बहुत जल्दी है, उन्होंने पहले ही इसे पूरा कर लिया है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 834 वीडियो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह आत्महत्या है? बाई जियाओरो से पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। कुआ, क्यू निंगशुंग ने उत्तर दिया। हालांकि एक पुलिसकर्मी ने उन्हें सूचित किया कि पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ लिया है। उनका संदेश था कि गृहस्वामी को अपने परिवार के बारे में सोचने दे। मुझे लगता है कि कई परिवार का गृहस्वामी शायद अपने परिवार की रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसने चुना खुद को मारने के लिए। अगर उसने कई परिवार के पिता और पुत्र को छोड़ दिया तो उसके परिवार को निश्चित रूप से प्रतिशोध दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। क्या पुलिसकर्मी ने बताया कि उसे ऐसा करने का आदेश किसने दिया था? वांग फैंग ने पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। नहीं, क्यू निंगशुंग ने कहा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उनका मूल अर्थ गृहस्वामी को अपने परिवार के बारे में सोचने और उसे पहले समझाने देना था, ताकि वो बाहर जा सके और अपने परिवार के साथ फिर से मिल सके। इसलिए वो भी दयालुता से बाहर था, क्यू निंगशुंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। दयावश हेम, हुआंग फैंग ने व्यंग्य किया। इस समय वो गुप्त रूप से गृहस्वामी से मिलने गया और कहा कि वो दयालुता से बाहर है। उस पर कौन विश्वास करेगा? लेफ्टिनेंट पीजीटी। भले ही गृहस्वामी की मृत्यु हो जाए, पेंग आसानी से कई के परिवार को जाने नहीं देंगे। बाय जियाओरो ने कहा कि राजधानी में उनका समय कम नहीं है, इसलिए वो अभी भी पेंगस के बारे में अधिक जानती है। उनका परिवार हमेशा से ही धमकाने वाला रहा है। अब सीआईए सबसे अधिक संदिग्ध है। भले ही कोई सटीक सबूत न हो, लेकिन जब तक संदेह है, पेंगस इसे हल्के में नहीं लेंगे। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि यदि प्रबंधक मर गया है तो कई परिवार के लोग सभी चीजों को प्रबंधक पर थोप सकते हैं। इसके अलावा वे पेन चेंगफू के लापता होने को भी बढ़ावा दे सकते हैं। केवल कुछ रक्षक मरे हैं, पेन परिवार के लोगों को मरना नहीं चाहिए। कई परिवार के लोगों के साथ, क्यू निंगशुंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। इतना खराब भी नहीं, बाय जियाओरो ने सिर हिलाया। कई परिवार के लोग स्पष्ट रूप से इसे समझते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि गृहस्वामी आत्महत्या कर ले। लेफ्टिनेंट पीजीटी। उस मामले में कई परिवार के लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। क्या यह उनके लिए बहुत सस्ता है? क्यू निंगशुंग ने अनिच्छा से कहा कि वो जानती थी कि कई के पिता और पुत्र पर बहुत संदेह था, लेकिन उन्हें दंडित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। जिसने ऐसा किया वो परेशान है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। किसने कहा कि वे ठीक थे? वांग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, एक वीडियो खोला और क्यू निंगशुंग और बाई जियाओरो के सामने रख दिया। लेफ्टिनेंट पीजीटी। लघु वीडियो देखने के बाद बाई जियाओरो और क्यू निंगशुंग का चेहरा बदल गया। बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग को देखा और कहा, आप कहां से हैं? लेफ्टिनेंट पीजीटी। मैंने इसे खुद लिया था, मैं उस दिन बस वहां से गुजरा था। जब मैंने इसे देखा तो मैंने इसे ले लिया। हुआंग फैंग ने कहा कि वो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि यह उनका अपना हाथ था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। तो क्या पेन चेंगफू वास्तव में मर गया है या कैतियान ने इसे मार डाला? क्यू निंगशुंग ने आश्चर्य से हुआंग फैंग को देखा और कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। और हुआंग फैंग ने दो लोगों को जो वीडियो दिखाया वो पिछली बार सियाय तियान और अन्य लोगों द्वारा पेन चेंगफू की पिटाई का वीडियो है। हालांकि वीडियो तब शूट किया गया था जब हुआंग फैंग ने पेन चेंगफू को मार डाला और भीड़ को छोड़ दिया। इसलिए यह वीडियो केवल ये साबित कर सकता है कि पेन चेंगफू वास्तव में मर चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हुआंग फैंग ने उसे मार डाला। लेफ्टिनेंट पीजीटी। इतना खराब भी नहीं, हुआंग फैंग का चेहरा लाल नहीं है। हालांकि पेन चेंगफू को कैतियान ने नहीं मारा था। हुआंग फैंग को भी पता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि कैतियान और उसके पिता के पास बहुत सारे जीवन थे, इसलिए हुआंग फैंग ने उसमें एक और जोड़ा। उसे दोषी महसूस नहीं होगा। कई यूरे के पिता और उनका बेटा दोषी नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। सफेद छोटा कृपया ध्यान दें। लंबे समय तक कृपया आंखों के आराम पर ध्यान दें। इंटरनेट अनुशंसा। रो हुआंग फैंग पर इतना विश्वास नहीं करता। उसे लंबे समय तक संदेह था कि पेन चेंगफू के लापता होने का हुआंग फैंग से कुछ लेना देना है, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। हुआंग फैंग ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब हुआंग फैंग ने वीडियो सामने लाया है। हालांकि वीडियो में यह नहीं दिखाया गया है कि हुआंग फैंग ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, लेकिन यह उसे और अधिक संदिग्ध बनाता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि बाई जियाओरो स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग को तोड़ने वाली नहीं है।
भले ही वो जानता था कि पेन चेनफू को हुआंग फैंग ने मार डाला था, बाय जियाओरो ने यह नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग ने गलत किया है। जब वो राजधानी में थे, पेन चेनफू ने कई गलतियां की थी। अगर उसके पीछे पेन का परिवार नहीं होता तो वह अंदर जाता और उसे गोली भी मार दी जाती। लेफ्टिनेंट पीजीटी। इसलिए पेन चेनफू की मौत अफसोस की बात नहीं है। जहां तक ये बात है कि क्या हुआंग फैंग ने इसे मारा, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। इस वीडियो के साथ कैतियान समाप्त हो गया है। कैतियान कई परिवार का इकलौता बेटा है। कई यूडे उसकी रक्षा करेगा। इस तरह कई परिवारों और पेन परिवार के बीच संघर्ष अपरिहार्य है, क्यू निंगशुंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जबकि हुआंग फैंग और बाय जियाओरो ने सिर हिलाया, उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा ही सोचा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि हुआंग फैंग और उनके 3 लोग ऐसा सोचते हैं, कई यूरे और उनका बेटा स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सोचते हैं। कम से कम अब तो वे ऐसा नहीं सोचते। ये पुष्टि करने के बाद कि पुराना गृहस्वामी आत्महत्या का दोषी है, कई यूरे और उनके बेटे ने अपने रहस्य को आधे के लिए छोड़ दिया है। हालांकि चीजें पूरी तरह से हल नहीं हुई है, लेकिन वे पहले से काफी बेहतर है। अब उन्हें जो करना है वो आने वाले पेन परिवार से निपटने का तरीका ढूंढना है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। पिताजी, क्या पेंगस मुझे जाने नहीं देंगे? कैतियान अभी भी चिंतित है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। कई गार्डों की खातिर ये तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब तक आप पेन चेंगफू की हत्या का पर्दाफाश नहीं करते, कई यूरी ने कहा। उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी, इस घटना के बाद आप मेरे साथ ईमानदार रह सकते हैं और मैं आपको तुरंत विदेश जाने की व्यवस्था करूंगा ताकि आपको चीन में मुझे परेशान करने से बचाया जा सके। लेफ्टिनेंट पीजीटी। सीआई यूरे अपने बेटे से थोड़ा डरे हुए हैं। इस समय से निपटना आसान नहीं है। वो नहीं चाहता कुछ ही दिनों में उसका बेटा उसके लिए फिर बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। सीआई तियानजेंग ने अपना मुंह खोला और खंडन करना चाहा। आखिरकार किंगडाओ प्रांत में जहां वह जाता है उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विदेश में कौन जानता है वो कौन है। हालांकि अपने पिता की कड़ी आंखों को देखकर वो जानता है कि यह मामला शायद ही बदला जा सके। लेफ्टिनेंट पीजीटी। ठीक है, कै त्यानिंग ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। सीआई यूडे के पिता और पुत्र स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि उनके मामले पूरी तरह से सुलझ नहीं पाए हैं। हुआन फैंग के हाथों में अभी भी कुछ ऐसा है जो उन्हें घातक चोट पहुंचा सकता है। वे नहीं जानते कि क्यू निंगशुन की भागीदारी के अलावा हुआन फैंग और बाय जियाओरो भी इस मामले में शामिल हैं। इसलिए यह उतना आसान नहीं है जितना वे सोचते हैं। लेफ्टिनेंट पीजीटी। खाने के बाद हुआन फैंग और उनकी पत्नी अलग अलग घर चले गए। उन्होंने सीआई के परिवार के चैम्बरलेन से पूछताछ जारी रखने की योजना बनाई थी। अब ऐसा लगता है कि उन्हें वीडियो का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हुआन फैंग ने इसे पहले ही बाय जियाओरो को सौंप दिया है, फिर वो इसे पेन के परिवार को दिखाएगी। हुआन फैंग सामने नहीं आना चाहता। लेफ्टिनेंट पीजीटी। और बाय जियाओरो ने मना नहीं किया। वो हुआन फैंग से बेहतर थी। आखिरकार हुआन फैंग का पहले पेन चेंगफू के साथ विवाद हुआ था और वह नहीं चाहती थी कि हुआन फैंग इस मामले में शामिल हो जिससे पेन परिवार को संदेह हुआ। लेफ्टिनेंट पीजीटी। तुम्हारे अधिकारी क्यू के साथ भी अच्छे संबंध हैं। वापस जाते समय बाय जियाओरो ने हुआंग फैंग से पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 835 फ्लैट पीच। आपका क्या मतलब है? हुआंग फैंग ने पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी क्यू आपको थोड़ा अलग लगता है, बाय जियाओरो ने कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फैंग ने अपने दिल में महसूस किया कि बाय जियाओरो की अवलोकन क्षमता वास्तव में मजबूत है। क्यू निंगशुंग ने आज पहले की तुलना में बहुत अधिक उदासीनता दिखाई है। इस मामले में वो पा सकती है कि असामान्यता वास्तव में गंभीर है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। अलग बात यह है कि आपको गलत लगता है। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बाय जियाओरो ने कंधे उचकाए और उदासीनता से कहा, ये गलत है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप इतने दयालु हैं तो मुझे आपकी प्रेमिका की चिंता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फैंग ने भी समझा कि उसने क्या कहा और उसके सवालों का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि बाय जियाओरो ने कुछ भी गलत नहीं कहा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। अपने निवास पर लौटने के बाद बाय जियाओरो नहाने चली गई और हुआन फैंग अपने भंडारण बॉक्स की जांच करने के लिए अपने शयन कक्ष में चले गए। आज उनकी कंपनी की स्थापना हुई और क्या कंपनी भविष्य में अच्छा विकास कर सकती है? स्टोरेज बॉक्स की भूमिका स्पष्ट रूप से छोटी नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। और आज के भंडारण बॉक्स ने उसे निराश नहीं किया। इस बार उसे एक और चीज मिली, एक आड़ू। हुआन फैंग ने सोचा कि यह किस स्थान की स्थानीय विशेषता है। आखिर ऐसी चीजें जो उसने पहले भी हासिल की थी, उसका उसकी भूख मिटाने के अलावा कोई असर नहीं दिख रहा था। जब तक उसे दूसरी जगह खाने के लिए कुछ मिलता, हुआन फैंग वैसे ही थे। वे उस समय खा लेते थे और इकट्ठा नहीं करते थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बात बस इतनी है कि आज के आड़ू थोड़े अलग लगते हैं। आप आड़ू को सूंघकर ही इसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं। इससे पहले कि आप उन्हें खाएं, हुआन फैंग अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं। इससे पहले वो बॉटलनेक पीरियड में थे। कोई प्रतिक्रियाशील ऊर्जा नहीं थी। ऐसा लगता है कि कुछ उतार चढ़ाव था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फैंग ने अनुमान लगाया कि यह आड़ू कोई साधारण उत्पाद नहीं है। कृपया इसका परिचय पढ़ें। लेफ्टिनेंट पीजीटी। फ्लैट पीच। पश्चिम की यात्रा की दुनिया में टियाटी फ्लैट पीच गार्डन का उत्पाद 6000 वर्षों में एक बार परिपक्व होता है। इसे खाने के बाद लोग हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं, सड़ने के लिए केवल 50 मिनट। लेफ्टिनेंट पीजीटी। आड़ू। लेफ्टिनेंट पीजीटी। जब हुआन फैंग ने इस आड़ू का परिचय देखा तो वो चौंक गए। ये पश्चिम की यात्रा की दुनिया में टियाटी के सपाट आड़ू उद्यान में और पश्चिम की यात्रा के इस टीवी नाटक में कुछ है। हुआन फैंग ने इसे छोटे से लेकर बड़े तक 10 से अधिक बार देखा। कोई रास्ता नहीं है। हर साल जब वसंत महोत्सव आएगा तो टीवी स्टेशन इसका प्रसारण करेगा। इसके अलावा एक से अधिक स्टेशन भी है। हालांकि हुआन फैंग आपके स्टेशन पर एक के बाद एक शब्द नहीं कह सकते, तथापि कथानक ज्ञात है। लेफ्टिनेंट पीजीटी।
बंदर राजा को दूसरी बार स्वर्ग में भर्ती किए जाने के बाद वो सपाट आड़ू उद्यान का प्रबंधक था। परिणाम स्वरूप उसने समतल आड़ू उद्यान के सभी बड़े आड़ू चुरा लिए और खा लिए। उस समय जब हुआन फेंग टीवी देख रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जैद सम्राट ने अपना दिमाग निकाल लिया है और एक बंदर को आड़ू उद्यान का प्रबंधन करने के लिए कहा है। वो ऐसी व्यवस्था के बारे में सोच सकते थे। लेफ्टिनेंट पीजीटी। और समतल आड़ू उद्यान में आड़ू के पेड़ों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। परिपक्वता का समय क्रमशः 3000 वर्ष, 6000 वर्ष तथा 9000 वर्ष है। हर तरह के आड़ू को खाने के बाद उसका असर अलग अलग होता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फेंग के पास अब एक आड़ू है जो 6000 साल पुराना और परिपक्व है। इसे खाने के बाद वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। 3000 वर्ष तक इसे खाने के बाद उसका शरीर मजबूत हो जाएगा। इसे खाने के बाद वो स्वर्ग और पृथ्वी के समान जीवन जिएगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। नायब कृपया ध्यान दें। लंबे समय तक कृपया आंखों के आराम पर ध्यान दें। शुद्ध अनुशंसा। एसपी। और हुआन फेंग का आड़ू हालांकि सबसे अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है। खाने के बाद ये हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। हालांकि ये दुनिया के साथ नहीं रह सकता। इसका जीवन काल सीमित है, लेकिन इसे सैकड़ों वर्षों तक बढ़ाया भी जा सकता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। दीर्घायु अमरता नहीं है, इसलिए हुआन फेंग ने यह नहीं सोचा कि सिर्फ एक सपाट आड़ू खाने से कभी मृत्यु नहीं हो सकती। हालांकि इस आड़ू को खाने से उसकी जीवन शक्ति काफी बढ़ सकती है। इसके अलावा इस आड़ू में मौजूद ऊर्जा सिर्फ उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए नहीं है। बस इसे सूंघते हुए हुआन फेंग को लगा कि उसकी ऊर्जा उसके शरीर में है। यदि आप वास्तव में इसे खाते हैं तो ये संभवतः हुआन फेंग को अड़चन से बाहर निकलने में मदद करेगा। लेफ्टिनेंट पीजीटी। वहां एक समय सीमा है। जब हुआन फेंग ने ऊपर उल्टी गिनती देखी तो वो परेशान हो गया। उसे आड़ू मिलने के बाद कुछ समय हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी बाहर था और वापस नहीं आया, इसलिए उसे पता नहीं चला। लेकिन उन्होंने इसे केवल 50 मिनट तक देखा और अब ये कुछ मिनटों का है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। मूल रूप से हुआन फेंग उन अच्छी चीजों को तब तक नहीं लेंगे जब तक उन्हें लेना न पड़े। उदाहरण के लिए पवित्र बैंगनी फल हुआन फेंग को बाधा को तोड़ने और यहाँ तक कि उसकी खेती में तेजी लाने में मदद कर सकता है। हालांकि इसका उपयोग स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण में किया जाता है जो अधिक मूल्यवान है। इसलिए हुआन फेंग को पवित्र बैंगनी फल मिलने के बाद वो इसे नाजी में डाल देगा, लिया नहीं जाएगा। और अब तक ये सड़ा नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि ये सपाट आड़ू स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। ये हुआन फेंग को इसे जल्दी से खाने के लिए मजबूर करने के लिए है। मूल रूप से हुआन फेंग इसे रखना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो नहीं रह सकते। लेफ्टिनेंट पीजीटी। ठीक है, उस दुकान में आप इस आड़ू को बदल सकते हैं। जब आपके पास पैसा होगा तो आप इसे बदल सकते हैं, हुआन फेंग ने खुद से कहा। फ्लैट आड़ू एक ऐसी चीज है जिसे हुआन फेंग ने स्टोरेज बॉक्स स्टोर में देखा है। हालांकि 6000 वर्षों में एक बार परिपक्व होने वाले आड़ू की कीमत 10 बिलियन है। यहाँ तक कि स्टोरेज बॉक्स स्टोर में भी इसे माना जा सकता है एक विलासिता के रूप में। कम से कम हुआन फेंग उन्हें थोड़े समय में विनिमय नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट पीजीटी। समय बीतता देख हुआन फेंग ने और अधिक संकोच नहीं किया। उसने आड़ू लिया और काट लिया। उसने तुरंत महसूस किया कि यह उसके द्वारा पहले खाए गए किसी भी आड़ू से अधिक स्वादिष्ट था, लेकिन इसका असर ये होता है कि स्वाद भी मुंह में पानी ला देता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। आड़ू का पहला कौर खाने के बाद हुआन फेंग को लगा कि आड़ू में एक ऊर्जा है और धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर गई। हालांकि हुआन फेंग को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसे यह भी महसूस हुआ कि पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही है। ये बिल्कुल गर्म पानी के झरने में भीगने जैसा था। पूरे शरीर के रोमच्छिद्र खुले हुए थे और पूरा शरीर आरामदायक महसूस कर रहा था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फेंग नहीं रुकता। वो नहीं जानता कि प्रभाव डालने के लिए आड़ू को खाने की जरूरत है या नहीं। आखिरकार उसने पहले किसी के बारे में नहीं सुना है, इसलिए उसके पास सीखने के लिए कोई अनुभव नहीं है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। केवल हुआन फेंग भूल सकते हैं कि वास्तव में किसी ने भी इस फ्लैट आड़ू को कभी नहीं खाया है। पश्चिमी दुनिया में ये चीज वह भी है जिसे वे अमर लोग खा सकते हैं। जाहिर है अमरों का शरीर आम लोगों जैसा नहीं होता। भले ही हुआन फेंग का शरीर प्रशिक्षित है, लेकिन यह आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। हालांकि इसकी तुलना अमरों या कुछ और से की जाती है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। तो निश्चित रूप से जब हुआन फेंग ने आधा आड़ू खाया तो उसे अचानक लगा कि उसके शरीर में गर्माहट गायब हो गई है। इसके बजाय यह एक गर्म एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फट गया हो। लेफ्टिनेंट पीजीटी। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 836 विस्फोट। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फेंग ने अपने मुंह में एक चीख निकाली और फिर उसने अपने बगल के स्टूल पर अपना हाथ मारा, जो तुरंत अलग हो गया और चूरा पूरे आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि ये हुआन फेंग के शरीर की सारी ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकता है। आड़ू के उस आधे हिस्से में मौजूद ऊर्जा बहुत भयानक है। यह निश्चित है कि वो एक इंसान के रूप में सहन और कष्ट सहता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फेंग को लगता है कि उसका शरीर फटने वाला है। इसके अलावा वो बेहोश होना चाहता है, लेकिन ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है। इसके विपरीत उसका दिमाग पहले से कहीं अधिक जागृत है और वह सभी प्रकार की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है, इसलिए इस समय वह अधिक असहज महसूस करता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। और हुआन फेंग की कॉल ने बाई जियाओरो का ध्यान भी आकर्षित किया, जो बाथरूम में नहा रही थी। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फेंग, तुम्हें क्या परेशानी है? बाई जियाओरो पूछ रखती है और हुआन फेंग से जोर से पूछती है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि हुआन फेंग के पास बाई जियाओरो के शब्दों का जवाब देने की ऊर्जा नहीं है। वो ऊर्जा को पचाने की कोशिश कर रहा है और इसका उपयोग अपनी अड़चन को दूर करने के लिए कर रहा है। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हालांकि फिर भी हुआन फेंग की आवाज बंद नहीं हुई, क्योंकि उसके शरीर पर उस ऊर्जा का प्रभाव बहुत गंभीर था और उस तरह के दर्द का आसानी से विरोध नहीं किया जा सकता था। लेफ्टिनेंट पीजीटी। हुआन फेंग की प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन हुआन फेंग की चीख जारी रही। बाई जियाओरो आखिरकार सहज नहीं थी।
उसने अपना पाजामा पहना और अपने शरीर पर लगे पानी को सुखाए बिना ही तेजी से बाथरूम से बाहर निकल गई। लेफ्टिनेंट पीजीटी, आप कैसे हैं? हुआन फैंग ने हुआन फैंग के दरवाजे पर पूछा। हालांकि वो केवल हुआन फैंग के कमरे में चीख सुन सकती थी, इसलिए बाई जियाओरो ने सीधे प्रवेश करने में संकोच नहीं किया। लेफ्टिनेंट पीजीटी, और इस समय बाई जियाओरो द्वारा देखी गई हुआन फैंग की उपस्थिति वास्तव में बहुत खराब है। पूरा शरीर लाल है, बिल्कुल पके हुए झींगे की तरह। साथ ही वो अभी भी घूम रहा है और घर अस्त व्यस्त है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, बाई जियाओरो दौड़कर हुआन फैंग के पास गई और पूछा, हुआन फैंग के साथ क्या मामला है? आपका मतलब ये है? लेफ्टिनेंट पीजीटी, बाई जियाओरो ने ये स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो कुछ समय तक नहीं जानती थी कि क्या करना है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, आरू आरू, हुआन फैंग ने संघर्ष किया। लेफ्टिनेंट पीजीटी, आरू क्या आरू? जब बाई जियाओरो ने हुआन फैंग के शब्द सुने तो वह हैरान हो गई, लेकिन फिर उसे आधे आरू जमीन पर मिले। क्या हुआन फैंग ने यही कहा है? लेफ्टिनेंट पीजीटी, बाई जियाओरो ने आरू उठाए और तुरंत एक ताजा खुशबू उसकी नाक में आ गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में आंतरिक शक्ति घूम रही थी और बढ़ रही थी, जो थोड़ी सी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, यह क्या है? ये बहुत शक्तिशाली है। बाई जियाओरो ने अपने हाथ में आरू को देखा और कहा, उसने कभी कोई पौराणिक रामबाण औषधि नहीं देखी है, लेकिन वे चीजें अधिक प्रभावशाली है। वास्तव में प्रभाव सामान्य दवाओं से बेहतर है, किंवदंती के प्रभाव से बहुत दूर। लेफ्टिनेंट पीजीटी, हालांकि उसके सामने आरू कोई पेशेवर नहीं है। इसे सूंघते ही उसे महसूस होता है कि उसके पूरे शरीर की थकान गायब हो गई है। इसके अलावा उसकी आंतरिक शक्ति लगातार बढ़ रही है, जो उसके सामान्य अभ्यास से तेज है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, ये सिर्फ एक गंध है, खाओगे तो क्या असर होगा? बाई जियाओरो कल्पना नहीं कर सकती। लेफ्टिनेंट पीजीटी, क्या आपको नहीं लगता कि हुआन फैंग अब ऐसा ही है? यह आरू के कारण है? उपन्यास के नेट मित्र कृपया याद दिलाएं, कृपया लंबे समय तक अपनी बाकी आंखों पर ध्यान दें। नेटवर्क अनुशंसा। बाई जियाओरो हुआन फैंग और पीचिस को देखती है, वो नहीं जानती कि क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, और हुआन फैंग की शक्ल बहुत दर्दनाक लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जान का कोई खतरा नहीं है। मुख्य बात यह है कि वो बाई जियाओ को बिल्कुल नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, इसलिए बाई जियाओ केवल स्वयं ही अनुमान लगा सकता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, हुआन फैंग, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बाई जियाओ से पूछा। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मैं नहीं जानता। हुआन फैंग ने कहा कि वह अब असहज महसूस कर रहे हैं। उसे लगा जैसे वो जल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपने शरीर की आग को कैसे बुझाए। लेफ्टिनेंट पीजीटी, बाई जियाओरो ने आरू नीचे रख दिया और फिर वो हुआन फैंग को पकड़ने के लिए ऊपर चली गई। वो हुआन फैंग की विशिष्ट स्थिति देखना चाहती थी। वो जानती थी कि यह ठीक था अगर वो हुआन फैंग के पास नहीं थी। जब वो पास थी, हुआन फैंग को लगा कि उसके शरीर में आग अधिक तेज है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, बाई जियाओरो सिर्फ पजामा पहनकर बाहर आई क्योंकि वो हुआन फैंग के बारे में चिंतित थी। उसने अपने कपड़े भी ठीक नहीं किए। अब वो हुआन फैंग के पास है। हुआन फैंग के दृष्टिकोण से वो अपने सामने बर्फ सफेद रंग का एक बड़ा क्षेत्र देख सकती है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, और हुआन फैंग सिर्फ खून की उम्र थी और उसने पहली बार अलविदा कहा। वहीं फ्लैट पीच बदमाशी के प्रभाव के कारण अब उनका शरीर बहुत गुस्से में है। अब ऐसी उत्तेजक तस्वीर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी नाक से किसी तरल पदार्थ की धारा बह रही हो। लेफ्टिनेंट पीजीटी, बाई जियाओरो को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या गलत हुआ था। हुआन फैंग की नाक से खून बहता देखकर उसने कहा, हुआन फैंग, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेफ्टिनेंट पीजीटी, बाई जियाओरो ने सोचा कि हुआन फैंग की नाक से खून उसके असामान्य शरीर के कारण हुआ है। वो नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे बहुत अधिक प्रलोभन था। हुआन फैंग की ऐसी प्रतिक्रिया थी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, मैंने देखा कि हुआन फैंगमिंग ने बाई जियाओरो को पकड़ रखा था और अपने शरीर को बाई जियाओरो से कसकर चिपका रखा था। ऐसा लगता है कि इससे उसे बेहतर महसूस हो सकता है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, बाई जियाओरो हुआन फैंग की हरकत से स्तब्ध रह गई और फिर उसने हुआन फैंग को दूर धकेलने की कोशिश की। हालांकि जहां उसकी ताकत हुआन फैंग से अधिक है, वो बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकती थी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, हुआन फैंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, अन्यथा मैं तुम्हारे प्रति असभ्य हो जाऊंगा, बाई जियाओरो ने धमकी दी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, बाई जियाओरो के शब्द हुआन फैंग के जागने के समान है। वास्तव में, हालांकि वह अब बहुत पीड़ित है, उसका मस्तिष्क अभी भी बहुत स्पष्ट है। अभी जो क्रिया घटित हुई वो अब चेतन है। अब जब बाई जियाओरो उस पर इस तरह चिल्लाती है, तो वो बाई जियाओरो को जाने देता है। हालांकि बाई जियाओरो को पकड़ने की भावना उसे बहुत उदासीन बना देती है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, हाँ, मुझे क्षमा करें, हुआंग ने लेफ्टिनेंट से कहा, मुझे अब हर तरफ गर्मी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं विस्फोट करने जा रहा हूँ। पीजीटी, ये देखकर कि हुआंग फैंग धारा प्रवाह बोलने में सक्षम लग रहा था, बाई जियाओरो ने तुरंत पूछा, क्या यह उस आरू से संबंधित है? लेफ्टिनेंट पीजीटी, कुआ, हुआंग फैंग को कहना चाहिए। इस समय बाई जियाओरो अभी भी उनकी नजर में बहुत आकर्षक है, लेकिन वो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लेफ्टिनेंट पीजीटी, आरू वास्तव में क्या है? आप उन्हें क्यों खाते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ती दिख रही है? बाई जियाओरो ने पूछा। इस समय वो आरू के बारे में इतनी उत्सुक थी कि वो ये पूछना भी भूल गई कि क्या वो हुआंग फैंग को अस्पताल भेजेगी। लेफ्टिनेंट पीजीटी, वो एक खजाना है, इसे खाने से आंतरिक शक्ति और जीवन काल बढ़ सकता है। हुआंग फैंग ने इसे बाई जियाओरो से नहीं छिपाया, क्योंकि वह अब आरू बिल्कुल नहीं खा सकता। शेष आधा कुछ समय में सड़ जाएगा और नष्ट हो जाएगा। बेहतर है कि बाई जियाओरो को इसे खाने दिया जाए और उसकी जीवन शक्ति और आंतरिक शक्ति को बढ़ाया जाए। लेफ्टिनेंट पीजीटी, बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 837 निर्णायक
जीवन और आंतरिक शक्ति बढ़ाएं। आपने मुझसे झूठ नहीं बोला। बाई जियाओरो हुआंग फैंग को संदेह से देखती है। हुआंग फैंग की वर्तमान उपस्थिति पर विश्वास करना वास्तव में कठिन है और बाई जियाओरो आरू पर शब्दों को नहीं देख सकती है, इसलिए ये सामान्य है कि वो हुआंग फैंग के शब्दों पर विश्वास नहीं करती है। मैं तुमसे किस लिए झूठ बोल रहा हूँ? हुआंग फैंग ने कहा, यदि आप इसे नहीं खाते हैं तो पहले बाहर जाएं। हालांकि यह कठिन है, हुआंग फैंग को लगता है कि वो इसे सहन कर सकता है, लेकिन अगर बाई जियाओरो हर समय यहाँ है तो वो प्रलोभन को सहन करता रहेगा। ये कहना कठिन है कि वो इसका विरोध कर पाएगा या नहीं। हालांकि बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग की बात नहीं सुनी, लेकिन फिर से आरू उठा लिया। अचानक खुशबू फिर से आई, जिससे उसे हुआंग फैंग की बातों पर थोड़ा और विश्वास हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग फैंग ने जो कहा वो सच है या नहीं, लेकिन उनके अपने अवलोकन के अनुसार यह आरू निश्चित रूप से कोई सामान्य बात नहीं है। खाने के बाद क्या मैं अब तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा? बाई जियाओरो ने कहा। वो पूछ सकती है। जाहिर तौर पर उसे हुआंग फैंग के शब्दों पर कुछ भरोसा है और वो थोड़ा प्रभावित है। आखिरकार वो आंतरिक शक्ति से बहुत प्रभावित है। अब हुआंग फैंग की वजह से उसकी आंतरिक शक्ति गायब हो गई है और वो स्वाभाविक रूप से फिर से आंतरिक शक्ति प्राप्त करना चाहती है, लेकिन वो अभी भी इस चीज को खाने के परिणामों को लेकर चिंतित है। हाँ, हुआंग फैंग ने सकारात्मक रूप से कहा, यह बहुत असुविधाजनक होगा। यह आग से भूनने जैसा है। मुझे लगता है कि मेरा शरीर फटने वाला है, लेकिन इसे सहन करना ठीक है। ड्रग ग्रेटर दैन। हुआंग फैंग की बातें सुनकर बाई जियाओरो ने सोचा कि हुआंग फैंग को खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। उसने एक आरू लिया और बहुत देर तक उसे देखती रही, लेकिन अंततः वो आंतरिक शक्ति बढ़ाने के प्रलोभन को सहन नहीं कर सकी और काट लिया। हुआंग फैंग के लिए यह उसकी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, वो दीर्घायु में विश्वास नहीं करती है। काटने के बाद उसे उस भावना का एहसास नहीं हुआ जो हुआंग फैंग ने कहा था। इसके बजाय उसे अपने पूरे शरीर पर आराम महसूस हुआ। पूरे व्यक्ति को बहुत आराम मिला और उसके शरीर में आंतरिक बल बहुत बढ़ गया। इसलिए बाई जियाओरो ने खाना जारी रखा। उसने सोचा कि हुआंग फैंग उसे डरा रहा है। इस चीज को खाने से केवल उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, लेकिन हुआंग फैंग ने जो महसूस किया वो महसूस नहीं होगा। हालांकि बाई जियाओरो को जल्दी समझ आ गया कि हुआंग फैंग ने उसे धोखा नहीं दिया। जब उसने लगभग आधा आरू खत्म कर लिया तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था और वह विस्फोट करना चाहती थी। यहाँ तक कि उसे महसूस हुआ कि उसने जो हवा छोड़ी वो गर्म थी। बाई जियाओरो की शारीरिक गुणवत्ता हुआंग फैंग से भी बदतर है। हुआंग फैंग शायद ही इसे सहन कर सके। उसकी स्थिति तो और भी खराब है। उसका चेहरा लाल और लाल रंग का है। हुआंग फैंग को उसे खाने देने का पछतावा है और बाई जियाओरो का दिमाग इस समय स्पष्ट है। हालांकि अब उसे केवल एक ही एहसास है, वो है गर्मी। इसलिए उसने अपना पजामा अनियंत्रित रूप से उतार दिया। भले ही उसका दिमाग साफ था और वह अपनी हरकतें रोकना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बेकाबू थे। जल्द ही उसने अपना पजामा उतार दिया। हुआंग फैंग को यहाँ उल्टा नहीं होना चाहिए। इससे पहले बाई जियाओरो यहाँ तब आई थी जब वो स्नान में आधी धुली हुई थी, इसलिए उसने अंडरवियर भी नहीं पहना था। अब उसने अपना पजामा उतारा तो उसका पूरा शरीर नंगा था। हुआंग फैंग ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी नाक से खून नहीं बह रहा था। हालांकि ऐसा दृश्य देखकर उसे फिर से अपनी नाक में खुजली महसूस हुई। मैं गर्म हूँ। बाई जियाओरो की हरकतें नहीं रुकी। वो वास्तव में सीधे हुआंग फैंग पर कूद पड़ी। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग में कुछ ऐसा है जो उसके शरीर को ठंडा कर सकता है। हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो को दूर धकेलने की कोशिश की थी। हालांकि जब उसके हाथ ने बाई जियाओरो की सफेद और कोमल त्वचा को छुआ तो उसका मन कम दृढ़ लग रहा था। ये पहली बार नहीं है जब हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो के फलों के शरीर को देखा, नहीं उसे छुआ। हालांकि इसने अभी भी हुआंग फैंग को झटका दिया। हालांकि बाई जियाओरो अक्सर बाहर काम करती है और हवा और बारिश से पीड़ित होती है। उसकी त्वचा थोड़ी खुरदरी नहीं है, बल्कि चिकनी और अतुलनीय है और रेशम की तुलना में अधिक आरामदायक है। जब बाई जियाओरो का मुंह हुआंग फैंग के मुंह के कोने को छू गया तो हुआंग फैंग के दिल में आखिरी जिद आखिरकार गायब हो गई। अभी उसके शरीर की आग पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। जब वो बाई जियाओरो द्वारा उत्तेजित होता है तो उसे नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। और बाई जियाओरो अब रोने वाली है। उसका सिर साफ है, इसलिए वो समझ सकती है कि वो अब क्या कर रही है, लेकिन दुख की बात है कि उसका मस्तिष्क उसकी गतिविधियों को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। वो केवल खुद को देख सकती है। हुआंग फैंग को लगातार चिढ़ा सकती है और बहका सकती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, भले ही उसके मन में पहले से ही चिल्लाने का कोई फायदा ना हो। हुआंग फैंग को मोटे तौर पर अपने कपड़े उतारते देखने के बाद बाई जियाओरो को समझ आ गया कि आज रात कुछ चीजें अपरिहार्य है। यह अजीब है कि हालांकि वो ऐसा करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके मन में ज्यादा द्वंद्व नहीं है। वो उस दृश्य के बारे में भी सोचती है जिसे पहले हुआंग फैंग ने बाथरूम में देखा और छुआ था, और बाद में लगातार कई दृश्य। शाम को जब उसने हुआंग फैंग के दृश्य के बारे में सपना देखा तो उसे लगा कि उसके सामने का दृश्य बहुत परिचित लग रहा था। उसके सपने में यह एक से अधिक बार प्रकट हुआ था। ओह ओह, जब हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो के शरीर में प्रवेश किया तो वे दोनों एक ही समय में आहें भरने लगे। अभी अभी भूनने का एहसास बहुत कम होता दिख रहा था, लेकिन आराम का एहसास फिर से उनकी नसों में भर गया। हुआंग फैंग और बाई जियाओरो ने एक दूसरे पर नजरें गड़ा दी हैं। अब क्या हुआ ये तो वो दोनों ही जानते हैं। आखिरकार उनका दिमाग शुरू से अंत तक जागता रहता है। हालांकि हुआंग फैंग केवल थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाता है और फिर वे कार्य करना जारी रखते हैं। बाई जियाओरो ने एक शब्द भी नहीं कहा है। हुआंग फैंग की कार्रवाई के साथ हुआंग फैंग और बाई जियाओरो दोनों ने पाया कि उस उच्च ऊर्जा के लिए उनकी पाचन गति तेज थी। हुआंग फैंग का शरीर लगातार अड़चन बढ़ा रहा था, जबकि बाई जियाओरो की आंतरिक शक्ति लगातार बढ़ रही थी। अंततः जब हुआंग फैंग और बाई जियाओरो दोनों शिखर पर पहुंचे तो हुआंग फैंग अंततः अपने शरीर की अड़चन को पार कर गए और प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों की श्रेणी में आ गए। बाई जियाओरो की सबसे स्पष्ट भावना ये थी कि वो सबसे करीब था। मुझे इस स्थिति में बाधा को पार करने और एक लोकप्रिय कॉलम में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं थी, हुआंग फैंग ने कुछ आत्म उपहास के साथ सोचा। और बाई जियाओरो का लाभ इतना बड़ा नहीं है।
जब उसके शरीर की सारी ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तो उसकी आंतरिक शक्ति हुआन फैंग द्वारा अवशोषित किए जाने से पहले के स्तर पर पहुंच जाती है, जो उस समय से भी अधिक मजबूत होती है। ऐसा लगता है कि हुआन फैंग ने मुझे धोखा नहीं दिया, बाई जियाओरो ने मन में सोचा, लेकिन जब उसने उनकी वर्तमान मुद्रा देखी तो उसे नहीं पता था कि वो किस तरह के मूड में थी। अद्यतन डब्ल्यू तेजी से टीटी काम आश्चर्यजनक वीचैट सार्वजनिक नंबर खोजे। मरी 66 आप अकेली हैं, छोटी बहन आपको फिल्म से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 838 आप क्या सोचते हैं? अभी तक नहीं। सफेद छोटा नरम लाल चेहरा हुआंग फैंग को बताता है, और इस बार लाल चेहरा उस आड़ू के कारण नहीं है। ओह हाँ, हुआंग फैंग बाई जियाओरो के पास से नीचे आने और उसके बगल में लेटने में शर्मिंदा है। वे कुछ देर चुप रहे और बाई जियाओरो ने अचानक कहा, अभी जो हुआ उसे भूल जाओ। जब कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं होने दूंगी। मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ। आखिरकार बाई जियाओरो का दिमाग शुरू से अंत तक स्पष्ट है, इसलिए वो जानती है कि इस मामले के लिए हुआंग फैंग को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उसकी जिम्मेदारी अधिक लगती है। आड़ू उसकी अपनी पसंद से खाया जाता है और वो पहले हुआंग फैंग को चिढ़ाती है, इसलिए वो इसके लिए हुआंग फैंग को दोषी नहीं ठहरा सकती। हालांकि बाई जियाओरो के रवैये ने हुआंग फैंग को दुखी कर दिया और वो इतना दुखी था। एक एक करके इस तरह की बात खुद को भूलने देना है और फिर खुद के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचना है। कोई दूसरा आदमी? हालांकि हुआंग फैंग पहले बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं थे, भंडारण बॉक्स प्राप्त करने का समय बढ़ने और अन्य स्थानों पर जाने की संख्या बढ़ने के साथ हुआंग फैंग का मूड पहले से काफी अलग हो गया है। यदि बाई जियाओरो ने पहले कहा था तो वो कुछ नहीं कहेगी, भले ही वो थोड़ा परेशान हो, लेकिन अब वो एक प्रकार की चीज है जो उसकी है लेकिन दूसरों के पास है, जिससे वो बहुत दुखी है। इसलिए हुआंग फैंग पलट गया और बाई जियाओरो पर फिर से दबाव डाला। उसने उसे प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं दिया। बाई जियाओरो को खुद को आश्चर्य से देखते हुए देखकर हुआंग फैंग ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ कि तुम रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए इतनी अधीर हो। चाहे जो भी कारण हो, तुम अब मेरी महिला हो। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। हुआंग फैंग के बोलने के बाद उन्होंने बाई जियाओरो को खंडन करने का मौका नहीं दिया, इसलिए वो फिर से बाई जियाओरो के शरीर में चले गए। बाई जियाओरो जो कहना चाहती थी वो करार बन गया। इस बार वे दोनों रिश्ते को अपने शरीर के नीचे नियंत्रित कर सकते थे, जिससे उन्हें एक विशेष एहसास हुआ। बाई जियाओरो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने चेहरे पर हुआंग फैंग को देखा तो उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। ये दोनों युवा हैं। एक बार जब वे रिहा हो जाते हैं तो लड़ाई की स्थिति काफी भयंकर होती है। इन दोनों के शरीर में आंतरिक शक्ति होती है, इसलिए इनकी सहनशक्ति और सहनशक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत होती है। तो वो दिन आने का समय आ गया है। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सो जाते हैं। जब हुआंग फैंग ने फिर से अपनी आंखें खोली तो सूरज पहले ही उग चुका था, लेकिन बाई जियाओरो अभी भी उसकी बाहों में गहरी नींद सो रही थी। ऐसा लगता है कि वो कल रात बहुत थकी हुई थी। हुआंग फैंग बाई जियाओरो को अपनी बाहों में देखता है, लेकिन उसका दिल कुछ जटिल है। ये फ्लैट पीच की भूमिका के कारण है कि शुरुआत में उनका रिश्ता था। हालांकि उनके दोबारा संबंध बनाने के बाद कोई सपाट आड़ू नहीं थी। ये दोनों की अपनी पसंद थी, विशेषकर हुआंग फैंग की। शायद यह उसके दिल में पुरुष प्रधानता थी। सुनो, बाई जियाओरो के शब्दों के बाद मैं बहुत परेशान हो गया, जिसके कारण निम्नलिखित बातें हुई। ये सोचना आश्चर्यजनक है कि उसने केवल 2 दिनों में 2 अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं। इसके अलावा दोनों में से कोई भी उनकी असली गर्लफ्रेंड नहीं है। हालांकि उसकी अंधेरे या उजाले में 3 गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका रिश्ता उनसे नहीं बल्कि दूसरे लोगों से है। हालांकि कल रात की घटनाओं के बाद हुआंग फैंग का मन भी बदल गया। इससे पहले वो हमेशा जानबूझकर खुद को याद दिलाता था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। उसे अन्य महिलाओं के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता था। वो स्वयं का दमन कर रहा था। उन्होंने तांग मिक्स्यू और निंग वुशुन को स्वीकार किया। उनका तात्पर्य निष्क्रिय स्वीकृति से भी था। वास्तव में उसे अभी भी पता नहीं था कि वो वास्तव में एक ही समय में कई महिलाओं के साथ रहने के लिए तैयार होना चाहता है। हालांकि वो अक्सर 3 पत्नियों और 4 रखेलों का विचार रखता है, लेकिन ये सिर्फ एक विचार है, लेकिन वो वास्तव में इसे व्यवहार में नहीं लाना चाहता है। हालांकि कल रात की घटना ने फ्लैट पीच सहित हुआंग फैंग के विचार को बदल दिया। हुआंग फैंग खुद भी यह समझना चाहते थे कि भंडारण बॉक्स मिलने के बाद वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। काफी समय से उनकी दुनिया बदल चुकी है। उसे खुद को नियंत्रित करने और खुद को दबाने के लिए सामान्य व्यक्ति के विचार का उपयोग क्यों करना चाहिए? क्या वो अपने महिला विभाग को दूसरों की बाहों में जाते हुए देख सकता है, खासकर तब जब आप अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हो? ये स्पष्ट रूप से असंभव है। हुआंग फैंग जानता है कि वो अनजाने में दबंग बन गया है। वो अब उसके सामने डरपोक लड़की नहीं रही। कल रात बाई जियाओरो के शब्दों ने उसे पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया और उसके वास्तविक विचारों को जगा दिया। जहां तक सुयुमो की बात है, हुआंग फैंग हार नहीं मानेंगे। वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करेगा। उनके वास्तविक विचार को समझने के बाद हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो के माथे पर हल्के से चूमा। फिर वो बिस्तर से उतरा, कपड़े पहने और बाई जियाओरो के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। जब हुआंग फैंग ने भोजन समाप्त किया और फिर से शयन कक्ष में आए तो उन्होंने देखा कि बाई जियाओरो जाग रही थी। हालांकि वो उठा नहीं, बल्कि बिस्तर के सिरहाने के सहारे रजाई पकड़कर न जाने क्या सोच रहा था। क्या तुम जाग रहे हो? भोजन तैयार है, जल्दी करो और भोजन करो, हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो से कहा। बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग को ऐसे देखा जैसे वो उसे पहली बार जानता हो, और फिर कहा, आप क्या सोचते हैं? हुआंग फैंग ने उसका मतलब समझा। वो बिस्तर पर बैठ गया और बाई जियाओरो के कंधों को पकड़ लिया। बाई जियाओरो का इरादा इससे बचने का नहीं था। उन्होंने कल रात क्या देखा? अगर वो हुआंग फैंग के सामने चली गई तो उसे कोई परवाह नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ? मैंने तुम्हें कल रात बताया था, मैं तुम्हें खुद को छोड़ने नहीं दूंगा, हुआंग फैंग ने दृढ़ता से कहा। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ देंगे? बाई जियाओरो से पूछा। नहीं,
हुआन फैंग ने कहा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता नहीं तोड़ते और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हारा मतलब है मुझे अपना जूनियर बनने दो। बाई जियाओरो ने व्यंग्य के साथ कहा। जूनियर नहीं। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मेरे दिल में यूमो जितनी ही महत्वपूर्ण और उसी स्थिति में हो। क्या आप बाएं और दाएं को गले लगाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यह सुंदर है। क्या आपकी प्रेमिका सहमत होगी? बाई जियाओरो ने कहा। मैं उसे सहमत करने की कोशिश करूंगा। हुआंग ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अब आप क्या सोचते हैं। क्या मेरा विचार महत्वपूर्ण है? मैंने कल रात ही कहा था कि जब कुछ नहीं हुआ तो परिणाम स्वरूप आप। जब बाई जियाओरो ने ऐसा कहा तो उसका चेहरा लाल हो गया था। जाहिर है बाद में जो हुआ उससे वो काफी शर्मिंदा हुई। बेशक आपके विचार मायने रखते हैं, हुआंग ने कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अद्यतन डब्ल्यू तेजी से टीटी काम आश्चर्यजनक वीचैट सार्वजनिक नंबर खोजे। मरी 66 आप अकेली हैं, छोटी बहन आपको फिल्म से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 839 समझौता। मेरे विचारों का क्या उपयोग है? सफेद छोटे मुलायम सफेद हुआंग फैंग ने एक नजर में कहा। तुम इतने दबंग कब हो गए? बाई जियाओरो और हुआंग फैंग कुछ समय से एक दूसरे को जानते हैं। उनकी धारणा में हुआंग फैंग एक नर्म व्यक्ति, एक अच्छे बूढ़े व्यक्ति और थोड़े अनिर्णीत व्यक्ति भी है। हालांकि आज की हुआंग फैंग बहुत मजबूत और दबंग है, जो हुआंग फैंग की उसकी धारणा से अलग है। कल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो से कहा। बाई जियाओरो का चेहरा लाल हो गया। हुआंग फैंग ने जो कहा वो ये था कि दो लोगों के बीच संबंधों के कारण हुआंग फैंग ने परिवर्तन पूरा किया। वास्तव में बाई जियाओरो का अनुमान लगभग सही था। उसके और हुआंग फैंग के बीच जो हुआ उसने वास्तव में हुआंग फैंग को बदल दिया। वास्तव में मुझे आपकी महत्वाकांक्षा देखनी चाहिए थी। आप सभी की गर्लफ्रेंड है और कई लड़कियां हैं जो अस्पष्ट हैं। जाहिर है वे अच्छे लोग नहीं हैं, बाई जियाओरो ने कहा। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे आप कुछ भी कहें, मैं किसी भी तरह जाने नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है कि कौन सा युग अभी भी प्राचीन है और आप 3 पत्नियों और 4 रखेलियों के बारे में सोचते हैं? बाई जियाओरो ने कहा। यदि आप प्राचीन काल में जाना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है। क्या आप वहां जाने के लिए सहमत हैं? हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, अगर मैं वास्तव में प्राचीन काल में जाऊं तो मैं आपसे सहमत हूं, भले ही आप 3 पत्नियां और 4 रखेले हों। बाई जियाओरो ने कहा। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, हुआंग फैंग ने कहा। क्या आप भ्रमित नहीं हैं? क्या आप इस तरह की बात के बारे में मुझसे सहमत हैं? इस तरह की बात स्पष्ट रूप से असंभव है, बाई जियाओरो ने कहा। कुछ भी असंभव नहीं है। पिछली रात की आड़ू की तरह हुआंग फैंग ने जमीन पर रखी आड़ू की गुठली को उठाया और बाई जियाओरो से कहा। हुआंग फैंग ने फ्लैट आड़ू का आधा हिस्सा खाया और बाई जियाओरो ने बाकी का कुछ हिस्सा खाया। उसकी वहन क्षमता स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग से भी बदतर थी, इसलिए अंत में अभी भी एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था। हालांकि बहुत देर हो जाने के कारण ये सब सड़ गया। क्षय के बाद ऐसा लगा जैसे यह वाष्पित हो गया है और केवल आड़ू जैसा गूदा रह गया है। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आड़ू के साथ क्या समस्या है? इसका ऐसा प्रभाव क्यों होता है? बाई जियाओरो ने पूछा। क्योंकि यह आमतौर पर आड़ू नहीं है। सही कहें तो ये जमीन पर पड़ा आड़ू नहीं है, हुआंग फैंग ने कहा। क्या यह पृथ्वी से नहीं, वह आकाश से? बाई जियाओरो ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर तौर पर उसे हुआंग फैंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बधाई हो, यह सही है, हुआंग फैंग ने जोर से उंगली से कहा। हुआंग फैंग, मुझे कैसा लगता है कि आप रहस्यमय और स्वर्गीय है। क्या आप स्वर्ग जा सकते हैं? बाई जियाओरो ने कहा। फिलहाल मेरे पास आपको विशिष्ट मामलों को समझाने का कोई तरीका नहीं है, मैं उन्हें बाद में आपको समझाऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा कि सुयुमो की तरह। हुआंग फैंग फिलहाल बाई जियाओरो को स्टोरेज बॉक्स के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि स्टोरेज बॉक्स के अस्तित्व को जानने के बाद बाई जियाओरो इसे अपने लिए गुप्त रखेंगी या नहीं। भूल जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाई जियाओरो ने कहा। फिर वो उठना चाहेगी, लेकिन बस एक चाल। गंभीर दर्द के तहत खड़ा हुआ, हुआंग फैंग मदद के लिए आगे बढ़े। आप जो करते हैं वो सब अच्छा है, बाई जियाओ ने एक नजर में कहा। इस बिंदु पर बाई जियाओ ने जू जियू की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। कम से कम जू जियू ने हुआंग फैंग को बाहर जाने दिया जब उसने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन बाई जियाओ ने हुआंग फैंग को नहीं टाला। इसका मुख्य कारण यह है कि इस घटना से पहले बाई जियाओ के मन में हुआंग फैंग के लिए अच्छी भावना थी। इसके अलावा कल रात जब वे होश में थे उन्होंने हुआंग फैंग के बारे में बात की और उसके बाद उन्होंने कई बार ऐसा किया। हुआंग फैंग के लिए बाई जियाओ की भावनाएं अनजाने में बढ़ गई थी। अब जबकि उसके शरीर को हुआंग फैंग ने देख लिया है, बाई जियाओ का स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग से बचने का कोई इरादा नहीं है। और हुआंग फैंग महसूस कर सकते हैं कि बाई जियाओ के पास खुद के लिए इतनी वर्जनाएं नहीं है। वो स्वभावतः मन ही मन प्रसन्न रहता है। वो कल रात अपने फैसले पर गुप्त रूप से खुशी भी मनाता है। यदि वो उस समय दबंग नहीं होता तो शायद वो अब बाई जियाओ के लिए अजनबी होता। और हुआंग फैंग बहुत ईमानदार नहीं है। बाई जियाओ को कपड़े पहनने में मदद करने की प्रक्रिया में उन्होंने कम फायदा नहीं उठाया, इसलिए जब बाई जियाओ के कपड़े पहने जाते हैं तो उनका चेहरा लाल हो जाता है। हुआंग फैंग की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनसे पानी टपकने वाला है। हुआंग फैंग की उंगलियां हिलती है। हालांकि बाई जियाओ की वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए हुआंग फैंग ने इसे सहन किया। अगले दो ने देर से नाश्ता किया। बाई जियाओ ने कहा कि वो हुआंग फैंग की 3 पत्नियों और 4 रखेलों से तब तक सहमत नहीं होंगी जब तक वो प्राचीन काल में नहीं चले जाते। हालांकि वो बस वही था जो उसने लापरवाही से कहा था। इसे हासिल करना असंभव था। उसने वास्तव में तब तक इंतजार नहीं किया। जब उसने हुआंग फैंग से संपर्क किया तो वो सामान्य से कहीं अधिक करीब थी। जब उन्होंने खाना खत्म किया तो उन्हें क्यू निंगशुंग का फोन आया। पेन का परिवार कल रात पहुंचा और अब वे पुलिस स्टेशन में हैं। वे चाहते हैं कि हुआंग फैंग और वे दोनों जल्द से जल्द उन्हें वीडियो भेजें।
मैं जाऊंगा, आप घर पर आराम कर सकते हैं, हुआन फैंग ने बाई जियाओरो से कहा। मुझे जाने दो, मेरे शरीर में कोई समस्या नहीं है, अब मेरी ताकत अपने पिछले चरम पर लौट आई है। बाई जियाओरो ने कहा कि जब उसने ऐसा कहा तो वो उस आड़ू के बारे में सोचेगी जो हुआन फैंग ने उसे खाने के लिए दिया था। जाहिर है ये सारा श्रेय आड़ू को ही है। आपका पहले पेन चेनफू के साथ विवाद हो चुका है, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि आप ऐसा न करें। बाई जियाओरो ने कहा कि हुआन फैंग के साथ संबंध के कारण जब वो अब चीजों के बारे में सोचती है तो वो स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग के बारे में अधिक सोचेगी। ये सच है कि बाई जियाओरो काफी हद तक ठीक हो गई है और उसने जो कहा वो उचित है, हुआन फैंग ने जोर नहीं दिया। रात के खाने के बाद बाई जियाओरो गाड़ी से पुलिस स्टेशन चली गई, जबकि हुआन फैंग को घर पर महसूस हुआ कि वो अभी अभी अड़चन से बाहर निकला है। हुआन फैंग को लगता है कि उनके शरीर में ऊर्जा पहले से लगभग 3 गुना ज्यादा है। आड़ू संघर्ष की अड़चन के बाद ये ऊर्जा बाकी होनी चाहिए। हालांकि उसने अभी अभी प्रथम श्रेणी की स्थिति में प्रवेश किया है, उसकी ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। प्रथम श्रेणी के प्राथमिक शिखर और द्वितीय श्रेणी के शिखर के बीच का अंतर अभी भी स्पष्ट है। हुआन फैंग ने जादू की कोशिश की और निश्चित रूप से उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। वो पहले अधिक से अधिक एक वरिष्ठ जादूगर था और अब उसे कम से कम एक जादूगर के गुरु के स्तर का होना चाहिए, जिस कारण से वो उन लोगों को हराने में सक्षम था जो उससे पहले उससे ऊंचे थे। वो उसकी आंतरिक ऊर्जा की विशिष्टता थी। जहां तक आड़ू कोर की बात है, हुआन फैंग ने इसे बालकनी पर फूल के गमले में दबा दिया, क्योंकि परिचय में कहा गया है कि आड़ू केवल 6000 वर्षों में परिपक्व हो सकता है। इसलिए हुआन फैंग सिर्फ एक तरह का खेल है। इस तरह के एक सपाट आड़ू कोर को फेंक दिया जाता है। हुआन फैंग को हमेशा दया महसूस होगी। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 840 एक दूसरे से लड़ना। दोपहर तक बाई जियाओरो पहले ही वापस आ चुकी थी। जाहिर है वो पेन के परिवार से अधिक संपर्क नहीं रखना चाहती थी। इसके बारे में क्या ख्याल है, हुआन फैंग ने पूछा। मैंने वीडियो पेंगर्स को दे दिया है और मैं उन लोगों को देखना भी नहीं चाहता, इसलिए उन्हें देने के बाद मैं चला जाऊंगा। बाकी सब पेंगर्स और उनके साथियों को सौंप दिया जाएगा सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो, बाई जियाओरो ने कहा। ठीक है, यह अच्छा है, इससे पुलिस को नुकसान ही होगा, हुआन फैंग ने कहा। आखिरकार पेन परिवार शक्तिशाली है और कई परिवार यहाँ का स्थानीय नेता है। ताकत छोटी नहीं है और वो पुलिस वाले बीच में हैं, जिनसे निपटना मुश्किल होगा। किंग प्रांत वास्तव में व्यस्त है, बाई जियाओरो ने कहा। बाई जियाओरो सही है, किंग प्रांत वास्तव में व्यस्त है। पेंगो को वीडियो मिलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि पेन चेनफू मर गया था और कैतियान ने उसे मार डाला था। आखिरकार वीडियो में सभी लोगों ने ये कहा और वीडियो में शामिल सभी लोग एक ही दिन की दुर्घटना में मर गए, जिससे लोगों को और अधिक संदेह हुआ। कई परिवार स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा, हालांकि वे नहीं जानते कि वीडियो कहां से आया है, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास है कि वीडियो नकली है। कैतियान इसमें शामिल नहीं था। पेन चेनफू के कीशिंग में आने के बाद कैतियान एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग ये जानते हैं, इसलिए कैतियांगेन ने हाथ की प्रेरणा को नहीं हिलाया। इस तरह पेन परिवार और कई परिवार के लोग झगड़ने लगे। इसके अलावा उनमें से कोई भी झगड़ा करने में अच्छा नहीं है और वे दोनों रिश्ते का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि कई परिवार पेन परिवार का दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पेन परिवार का बहुत प्रभाव है, लेकिन आखिरकार ये किंग प्रांत है और कई परिवार यहाँ का मुख्य खलनायक है। इसलिए पेन परिवार के लिए कई परिवार को कम समय में हराना बहुत मुश्किल है और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष इस क्षण से कभी नहीं रुका है। मूल रूप से कैयुडे कैतियान को विदेश जाने की व्यवस्था करना चाहता था, लेकिन अब उसे पेंगर्स ने भी रोक दिया है। कैतियान सबसे बड़ा संदिग्ध है। यदि वो इस समय विदेश जाना चाहता है तो पेन किसी भी तरह से उससे सहमत नहीं होंगे। इसलिए कैतियान केवल किंगडे प्रांत में रह सकता है और किसी भी समय पेन और पुलिस द्वारा उसकी निगरानी की जानी चाहिए। जेन वहां है, बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं। इस समय भले ही कैतियान को बाहर जाने का मौका दिया जाए, वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही पेंग परिवार के सदस्य उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, वे खुद को मारने और पेंग चेनफू का बदला लेने के लिए किसी को ढूंढ लेंगे। यह असंभव नहीं है, इसलिए कैतियान पूरे दिन केवल घर पर ही रह सकती है और कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। कुछ दिन जल्दी बीत गए। पेंजिया और कैजिया के बीच संघर्ष और अधिक उग्र हो गया। व्यापार से लेकर राजनीति तक सभी पहलुओं में संघर्ष थे। हुआन फैंग और बाई जियाओरो आराम से ओपेरा देख रहे थे। इन दिनों हुआन फैंग और बाई जियाओरो के बीच संबंध और भी करीब होते जा रहे हैं। हालांकि बाई जियाओरो अभी भी अपनी राय पर जोर देती है और कहती है कि वो हुआन फैंग का अनुसरण करने के लिए सहमत नहीं है, लेकिन उसे